गोपी बहू जिया खुद भी इतनी पढ़ी लिखी है और उसको लैपटॉप धोना है तो उसको भी तो हंसी आ ही रही थी, अहम थे या कोई। और कई लोग ना ऐसे सीन्स को लेके फिर वो रिग्रेसिव और ये सब। तो किस सेंस में रिग्रेसिव है, मुझे मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। वो रसोड़े वाला वो डायलॉग बोलिए। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था, मैं दोबारा स्नान करने गई थी, तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? बचपन से ही इस लक्ष्य की तरफ सोचना कि मैं एक्टिंग की दुनिया में जाऊंगी, ये कहाँ से आया? हमेशा सोचती हूँ कि ये जो बीज है अभिनय में जाना है, ये कैसे आ गया, पर मुझे नहीं पता है आशीष। हमारे एडमिशन कराने के लिए मम्मी पापा आज तक नहीं आए। हमारे जो बड़े भाई बहन के जो कपड़े होते थे या जो बुक्स होते थे, हम राह देखते थे नेक्स्ट ईयर। यस, तो हम ये कभी नहीं सोचते थे कि इस्तेमाल की हुई चीजें हमें मिल रही है। हमें ये लगता था बड़े भाई और बहन ने यूज किए, इट्स लाइक ब्लेसिंग टू अस। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, वो आपके जैसे बन के कोकिला बहन बन के ना अलग अलग तरीके से डांस कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। और आप मानोगे नहीं आशीष, मुझे पता भी नहीं था कि वो वायरल हो रहा है। अब यशराज जी को फोन किया, मैंने कहा नमस्कार रूपल बात कर रही हूँ, तो हाँ कहिए। तो मुझे लगा ये डर क्यों रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज सक्सेस स्टोरी में उस कमाल की अजीमो शान शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे जो बहुत ही सिंपल हैं, स्पिरिचुअल हैं, लेकिन बहुत ही सशक्त हैं। वो सोशल मीडिया पे नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वायरल भी होती हैं। आपने उनको कोकिला बहन के तौर पे भी देखा है, मीनाक्षी राजवंश के तौर पे भी देखा है। अलग अलग किरदारों में जिस तरीके से वो खुद को डालती हैं, ऐसा लगता है वो जल हैं, जिस पात्र में डालें उसका वो आकार ले लेती हैं। मेरे साथ हैं इस समय रूपल पटेल जी। कैसी हैं आप? जय श्री कृष्ण, थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ। आपने तारीफ के पुल बांध दिए तो मैं ऐसे सकते में आ गई कि क्या वाकई ये सब सच है या आई डोंट नो। थैंक यू सो मच आशीष। डिजर्व करते हो इतने सालों से, मतलब हर घर का हिस्सा हो। और जैसा कि मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, वो सिंपल, स्पिरिचुअल, डिसिप्लिन, लेकिन वही रियल लाइफ में भी आप बहुत सशक्त हो और बहुत ही मतलब आपकी सफलता की कहानी हर किसी के लिए इंस्पिरेशन से कम नहीं है। धन्यवाद, आभार आभार आभार। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे आपके फैंस हैं, वो आपके शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ वो शुरुआती जो मुंबई के दिन है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपका और दैनिक भास्कर पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दैनिक भास्कर से जुड़े हुए हैं सालों से, उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, ढेर सारा प्यार, छोटों को आशीर्वाद, आपको भी आशीर्वाद आशीष। आप छोटे हैं, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अभिनय क्षेत्र में आना, ये जो मैं अपने बचपन के दिन भी याद करती हूँ तो मुझे वही लगता है कि मैंने शुरू से यही सोचा कि मुझे अभिनय के क्षेत्र में जाना है। तो एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य और एक दिशा में मेहनत। बम्बई की हूँ, यहीं पर पैदा हुई हूँ, तो जन्मभूमि, कर्मभूमि यही रही है और यही है। तो बहुत एक अच्छा प्रभु के आशीर्वाद से मार्ग मिल गया और उस मार्ग पर आगे बढ़ती गई और फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। रूपल मैम, आप एक गुजराती परिवार से हो। वो बहुत ही एक वो होता है ना ओल्ड कल्चर कि आप अपना जो भी कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, उसके बाद बिजनेस में जाइए। आपका बैकग्राउंड भी बिजनेस का था, लेकिन बचपन से ही इस लक्ष्य की तरफ सोचना कि मैं एक्टिंग की दुनिया में जाऊंगी, ये कहाँ से आया? मुझे पता ही नहीं है। मैं खुद सरप्राइज होती हूँ जब बैठकर सोचती हूँ, क्योंकि इंसान अपने आप को भी एनालाइज करता रहता है, ऑन एंड ऑफ मैं तो करती रहती हूँ। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये जो बीज है अभिनय में जाना है, ये कैसे आ गया, पर मुझे नहीं पता है आशीष। और मेरे परिवार में न मेरी मासी, न मेरी काकी, न मेरी दादी, न मेरी नानी, न मेरी बहनें, न मेरे भाई, न मेरे कजिन्स, कोई भी इस फील्ड में नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि गुजराती है, परिवार है तो व्यवसायी ही होता है। तो ये मेरे लिए भी, अपने आप के लिए भी एक सरप्राइज है कि कैसे मैंने सोच ऐसा लिया। क्या देखा था बचपन में, अगर उस स्मृति में अगर जाएं तो कि वो ध्यान में आया कि कुछ ऐसा देखा हो और लगा हो कि यार ये फील्ड है, इसमें कुछ करना है? मुझे लगता है प्योर हैप्पीनेस, एक सात्विक खुशी, एक बिना आवरण की खुशी और एक कोई बंदिश नहीं। मैं हमेशा जब सोचती हूँ कि मैंने जब मेरा पहला प्ले भी किया था स्कूल में या कॉलेज में, मुझे इतनी खुशी मिलती थी, रिलैक्स।
और ना आप जब स्टेज पर जाते हैं, जैसे आपने भी यहाँ बहुत खूबसूरत किया, एक ब्लैक, मतलब आपको और कोई विचार नहीं आते और कोई दिखता नहीं है, आप पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर आप बातचीत करते हैं। तो जब स्टेज पे भी मैं रहती थी तो सामने एक अंधकार, दर्शक सामने और हम स्टेज पर, तो वो जो एक आनंद की अनुभूति है, वो आनंद, मुझे लगता है बस वही आनंद की वजह से मैं हमेशा से ये मेरा लक्ष्य रहा कि बस मुझे इस आनंद को पाना है, क्योंकि नो फिल्टर, कोई आवरण नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई इफ बट्स नहीं। स्टेज पे आप किरदार में हो, उस किरदार को आपको एक ईमानदारी से निभाना है, तो एक ऑनेस्टी है और एक आपकी कमिटमेंट है कि आप दर्शक के सम्मुख है, आपको ये करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे इसके गुण हैं, इस गुण की वजह से मैं अभी भी बहुत अट्रैक्टेड हूँ एक्टिंग के प्रति। और मुझे लगता है कि मैंने इसीलिए आशीष, मुझे लगता है शायद आपका ये दूसरा प्रश्न आ सकता है कि और नहीं तो क्या करते आप। मेरे पास दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है। मैंने यही सोचा अभिनय में आना है और मैं अभिनय में आ गई, तो आई हैव नो अदर ऑप्शन। अगर आप पूछे तो मुझे मेरे पास जवाब नहीं, नहीं वो है। तो मुझे समझ में आ रहा है, जो बचपन से जो व्यक्ति इतना फोकस्ड हो, हाँ जो जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड ना हो, क्योंकि फिल्मी दुनिया ना बहुत ही अलग है, कॉम्पिटिटिव है और जी अलग तरीके से लोग जी देखते हैं। जी और जो एक तरीके से बिजनेस फैमिली है, मुंबई के हैं, गुजराती फैमिली है, जी, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी फैमिली से कोई जाए, हाँ है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां से जो इतना फोकस्ड है उसका तो प्लान भी हो ही नहीं सकता। मैं बताऊं आशीष, मुझे ये लगता है कि आपने सही बोला। बचपन में जब मैं सोचती थी तो मैं सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, मेरे मम्मी और पापा को नहीं पता रहता था मैं अपने से स्टोरी टेलिंग क्लासेस जाना है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग करूंगी तो मुझे अकेले पूरी कहानी बोलनी है, तो मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, फिर मैं संस्कृत श्लोक, क्योंकि आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। आई डोंट नो हाउ कम दिस ऑल केम इनटू माय माइंड। तो मैं संस्कृत क्लासेस जाती थी, फिर मुझे लगता था अरे हिंदी भी आनी चाहिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और गुजराती तो मैं बोलती हूँ, पर सब जगह हिंदी बोलने का प्रचलन है, क्योंकि हिंदी सब लोग समझते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी भी लगती है हिंदी। तो मैं हिंदी क्लासेस मैंने, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है कि पता नहीं, मुझे लगता है भगवान के आशीर्वाद वो है। प्रारब्ध था। हाँ, वो पता नहीं, इसलिए मैं खींची चली गई शायद। मुझे आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी लगती है। मैं वो डिकोड करना चाह रहा हूँ कि पहला वो कौन सा नाटक या ऐसा कौन सा चलचित्र फिल्म आपने देखा जिसने इतना असर किया, इतना इम्पैक्ट डाला कि वो छोटे बाल मन में उसी समय इतना फोकस, वो लक्ष्य क्लियर हो गया कि मुझे एक्टिंग की दुनिया में ही जाना है। मुझे लगता है मैं पहली बार इसका जवाब दूंगी। हाँ, जब मुझे, जो मेरी स्मृति है, मुझे याद है कि मेरे घर में मेरे कज़िन या किसी ने, हम लोग गुजराती में होता है वो जया पार्वती व्रत, मतलब अच्छे पति के लिए आप कुंवारी कन्या व्रत करती हैं। तो वो व्रत करती है, तो पंडित जी भी आए थे और कुछ कथा सुनाई थी। तो जब वो मैं छोटी थी, कथा तो मुझे उतनी समझ में नहीं आई, पर वो सारे ना पिक्चर्स मेरे नज़र के सामने आने लग गए। तो मुझे ऐसा लगता था अरे वाह, ये तो एक अलग दुनिया है, ये कितनी हैप्पीनेस है। इधर इधर कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि नहीं ये पेंसिल टूट गई तो मुझे शार्प करके जाना है, नहीं तो टीचर डांटेगी, होमवर्क कंप्लीट करना है, मतलब कुछ सवाल जवाब नहीं है। और वो सारी कथा सुनकर वो सारे इमेजेस मेरे माइंड में आने लग गए। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ, शायद देखो आपने डिकोड किया, शायद इसीलिए मैंने स्टोरी टेलिंग क्लासेस में मैंने शुरू किया होगा। और पंडित जी जब कहानी भी सुनाते हैं या श्लोक सुनाते, तो वो कौन से पॉइंट विजुलाइज करते थे आप वो, हाँ, जो हाँ, पंडित जी ने बताया। यस। मुझे लगता है कि मुझे ना नॉन फिल्टर चीज़ें, नॉन फिल्टर लोग, मतलब सरल सच्चाई, ये चीज़ें शुरू से मैंने देखी है और महसूस की है। तो मुझे लगता है अभिनय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सरलता है, सच्चाई है, क्योंकि आप रूपल को छोड़कर आप एक किरदार में जाते हैं, ईमानदारी से उसको करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे गुण हैं, सच्चाई, एक एक्सप्रेस करना, एक अभिव्यक्ति, एक सत्यता, ये सारी चीज़ें जब ये मैं कथा सुनती थी या विजुलाइज करती थी या जो माहौल बनता था, शायद वो ही कारण है जिसकी वजह से मैं अभिनय में आई। और मैं बल्कि आपका धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मैं भी हमेशा सोचती हूँ कि कैसे मैं आ गई, कैसे मैं आ गई। पर कहीं ना कहीं ये सारे जो कारण हैं,
इसी ने मुझे प्रेरित किया कि मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। एक तो आपने बताया कि पंडित जी की कथा वाचना का वो विजुअलाइजेशन आपका इतना स्ट्रांग था कि वो उसने आपको प्रेरित किया। आ, लेकिन ये बताइए, क्योंकि गुजराती नाटक जो है ना जी वो बहुत स्ट्रांग है, जी और खासकर मुंबई में। जी गुजरात में तो है ही, जी। लेकिन यहाँ पर जो गुजराती नाटक परिवार है वो बहुत। आप उस समय किस तरीके के नाटक देखते थे? फिल्मों से वास्ता कैसे जुड़ा? क्या उस समय बचपन में, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज्यादा फिल्में दिखाई जाती थी, नहीं। लेकिन किस तरीके की फिल्म देखते थे अगर देखा भी है तो? बचपन में अगर हम बात करें तो मैंने संतोषी माँ फिल्म देखी है। फिर हमने देखी है राष्ट्रीय फिल्म्स हम बहुत देखते थे, क्योंकि पापा चाचा, आई एम बेसिकली मैं संयुक्त परिवार से हूँ, बम्बई में भी जॉइंट फैमिली में हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं संयुक्त परिवार में मैं पली बड़ी हूँ। और मुंबई जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में ही अगर संयुक्त परिवार में हूँ, ये ही मेरे लिए बहुत लकी सौभाग्य हैं की आप। बात है। क्योंकि दादी जी, चाचा जी, काका काकी, दो काका दो काकी, मम्मी पापा, कजिन्स, तो हम पूरे परिवार में ही 15-20 लोग थे। तो मतलब पूरी बिल्डिंग में एक फ्लोर हमारा ही था। तो हमने कभी डिमांड नहीं की और हमने कभी अपनी बात नहीं रखी, क्योंकि वो बड़ों के सामने बोलना नहीं है, भाई है, बड़े भाई है, बहन जब पूछेंगे तभी बोलना है। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन तो एक इनबिल्ट आ ही गई है मुझ में। तो हम लोग सब मिलके, काका या दादी दादी बोलती थी चलो संतोषी माँ फिल्म देखो, मतलब वो देखने जाओ। हमने हनुमान जी की फिल्म देखी है और हमने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्में देखी है, नदिया के पार देखी है हमने। क्योंकि और दादी और मम्मी या चाचा वगैरह हमेशा ये बोलते थे फैमिली ओरिएंटेड, हमें अच्छा भी लगता था। और कहीं भी जाना है तो हम साथ में परिवार में जाते थे। मतलब फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में कभी नहीं रहा, क्योंकि हम खुद ही ऐसे 10-12 बच्चे थे, बड़े भाई छोटे भाई, एक ही स्कूल में ज़्यादातर, ऑब्वियसली बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो हम उसी में रहते थे। अच्छा, हमारे एडमिशन कराने के लिए मम्मी पापा आज तक नहीं आए। बड़े भाई, बड़ी बहन, कजिन जो भी है, जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है, जाओ फॉर्म भरो, ये कर लो, अच्छा अब तुम 9th में आ गए, अब तुम 8th में आ गए, ऐसे करके। कभी कभी पापा को बोलना पड़ता था, पापा मैं 9th में नहीं, मैं 7th में हूँ। तो पापा चाचा इतने सारे बच्चे कि वो भी कंफ्यूज हो जाते थे कौन से क्लास में कौन है। तो कहने का तात्पर्य है कि संयुक्त परिवार, दादी और इतने सारे कजिन्स, तो हमें इतना अच्छा घर पे माहौल मिला है। सो मेरे स्वभाव में और मेरे व्यवहार में वो चीज़ें हैं कि एक डिसिप्लिन, बड़ों के प्रति कैसे बात करना है, एक मर्यादा, या एक बातचीत कैसे करनी है, या हम ना, हमारे जो बड़े भाई बहन के जो कपड़े होते थे या जो बुक्स होते थे, हम राह देखते थे कब नेक्स्ट ईयर, मिलेंगी? यस वो हमारे पास आने वाला है। अच्छा, खुश इसलिए भी होते थे कि बड़े भाई बहन ने वो मार्क करके रखा होता था कि ये इम्पोर्टेंट है या ये एग्जाम में आ सकता था, तो हमारा काम आसान हो जाता। तो हम ये कभी नहीं सोचते थे कि इस्तेमाल की हुई चीज़ें हमें मिल रही है। हमें ये लगता था बड़े भाई और बहन ने यूज़ किए, इट्स लाइक ब्लेसिंग टू अस, एंड वी यूज्ड टू बिलीव दैट वे। आज मैं देखती हूँ कि मतलब शेयरिंग करने के लिए लोगों को थोड़ी परेशानी हो होती है। जाती है, पर हमारा ब्रॉटअप ऐसे हुआ है। इसे मैं बहुत पसंद करती हूँ बहुत संयुक्त परिवार सौभाग्यशाली के। रही हैं आप। यस मुंबई जैसे शहर में यस। मतलब लोग वो बहुत ही न्यूक्लियर और अल्ट्रा न्यूक्लियर होते जा हाँ, रहे हैं। तो विचारों में भी वो आ जाती है ना बात की, नहीं ये मेरा है। हमारे उसमें ये नहीं था, अरे ये दीदी का है, ये भाई का है, ऐसा है, नहीं नहीं ये हमारा है। और आजकल क्या है, छोटे छोटे बच्चों में ना मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये सब आने लगे हैं। लेकिन हाँ आपके जिस तरीके का परिवार था, वो जो आपस में ही इतने सारे हाँ कजन्स और वो हाँ सब है ना, वो हाँ परेशानियां, वो हर हाँ, चीज सुलझ जाती हैं। करेक्ट। हाँ, मेरे काका के बेटे ने साइंस लिया था, तो वो मेंढक, कटा हुआ मेंढक ड्रॉ करना है वो सारा, तो मेरी सिस्टर ड्राइंग में अच्छी थी तो वो कर देती थी। अच्छा, मैं निटिंग विटिंग में आई एम अंडा जीरो। मुझे वो सब ना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कहानी पढूं, मैं कविता बोलूं, या मैं ऐसे कंपटीशन में पार्ट लूं, हैंड राइटिंग के उसमें पार्ट लूं। तो मैं निटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेती, तो मेरी बहन मेरे कर देती थी। पर टीचर पूछती थी तो बोलते नहीं बहन ने किया है। शुरू से ईमानदार रहे हो आप। हाँ, हाँ, मतलब डांट सुन लो लेकिन गलत मत बोलो, क्योंकि वो गलत
गलत है वो हमने बचपन से मतलब इतनी सिंपल, लेकिन वो ईमानदारी, और तभी से इतने सशक्त और उस तरह के ही थे। वो बचपना जो होता है ना कि बहुत सारी नटखटपना हाँ ये हाँ सब लोग हाँ करते हैं, हाँ वो सब किया है कि नहीं हाँ हाँ आपने? हाँ हाँ हम लोग सारे कजिन्स बिल्डिंग में, मतलब बिल्डिंग में मराठी ज़्यादा थे, हम मुंबई में रहते तो हमें बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि महाराष्ट्रियन पोहे, उपमा, चिवड़ा, चकली, ये सब। अच्छा, हमने ऐसा बचपन देखा है आशीष कि मैं बड़ी खुश हो रही हूँ आपने ये बातें पूछी। हम लोग जैसे बिल्डिंग में शाम में 5 to 7 हमारा खेलने का टाइम होता था। तो हम लोग जब भी खेलते थे तो अगर किसी आंटी ने बोला कि अरे वो थैली में ना रस्सी बांध के नीचे डालती थी, अरे ते जरा ते आन, धनिया आन, अच्छा थोड़ा ये लेकर आ। हम लोग को मतलब कोई भी आंटी अंकल कुछ भी बोल दे, हमें करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं होता था हम इनका क्यों करें। अच्छा, हमको प्यास लग गई, ग्राउंड फ्लोर में जितनी अंकल आंटी है, मावशी आम्हाला पानी दिया, पानी दीजिए, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था, कोई बाइंडिंग्स रोक नहीं टोक थी। भी नहीं थी, हाँ, कुछ नहीं था। बाइंडिंग्स नहीं थी, लेकिन ये था अरे कुछ करना है तो हमको मतलब उनका सामान लाना है, चढ़ के देना है। अच्छा, मम्मी और पापा भी बोलते थे अगर किसी अंकल आंटी के पास थैले है, आप कितना भी खेल रहे हो, आपको वो सामान घर पहुंचाना है। तो वो हमारे ना वो हमारे डेली रूटीन में व्यवहार आ में, गया था क्या? रूटीन में आ गया है। मतलब मैं अभी भी आई विल सी, नहीं ये खड़े हैं तो नहीं बेटा आप बैठ जाओ, या वो हमारे नेचर में आ गया, क्योंकि इट्स देयर इन द ब्रॉट अप टू टेक केयर, बिकॉज बड़े भी है, छोटे भाई बहन भी है, और काका काकी भी है, बड़े पापा भी है, तो पापा भी है। तो वो सारे इक्वेशन, संबंध, वो मान मर्यादा, टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, शेयरिंग थिंग्स, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, शेयरिंग थिंग्स। आजकल क्योंकि शेयरिंग एंड आजकल, केयरिंग पढ़ाया हाँ जाता है, हाँ हाँ लेकिन हाँ आपके में तो इनबिल्ट वो बाय हाँ डिफॉल्ट हाँ आया हाँ, हुआ था। तो हम खेलते थे, बदमाशी भी करते थे कि दरवाजे की बेल बजा दी और सब भाग गए। लेकिन सबको पता था ये रूपल फंसाएगी, क्योंकि अगर मुझे कोई पूछता था तो मैं सच बोल देती थी। फिर मैं अंकल आंटी से झूठ नहीं बोल सकती, और मैंने आज तक किसी की बेल नहीं बजाई। मुझे लगता है नहीं यार, अंकल आंटी सो रहे हैं, उनको नहीं करना है, तो थोड़ा मेरे को बड़ा ये इमोशनल होता लेकिन था। शरारत बिल्कुल नहीं करते थे आप, तब भी मैं इतने सीरियस? मैं शरारत बिल्कुल नहीं करती थी, खेलती बहुत थी, और चब्बी चब्बी थी बचपन में भी चब्बी चब्बी थी। तो मतलब मैं दौड़ भाग में ना सब मुझे खाली मैम फील्डिंग उसको क्यूटनेस बोलते हैं। पता नहीं, तो मुझे ना सब तू इधर फील्डिंग कर, तू 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 वजन उठाने वाला का, चल तू ये कर। तो मैं बड़ी ना बहुत ये हो जाती थी कि यार ये सब मत करवाओ मुझे ये सब नहीं। तो बोलते तू शरारत नहीं करती, तू सच बोल देती है। तो वहां पे मैं फंस जाती थी, लेकिन मैं बड़ा एंजॉय करती थी। हमने बहुत खेला। आजकल बच्चों को मैं देखती हूँ मोबाइल पे, या मतलब मतलब हम काम भी जब करते हैं तो कभी कानों में बात आती है, तो ये भी सुनाई देता है या दिखाई देता है कि अरे आपके फैमिली में मासी या उसके शादी है या बर्थडे, हम क्या करेंगे। हम लोग में ऐसा नहीं ना, वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड। हमें साल में 2 ड्रेस मिलते थे सारे बच्चों को। ऐसा नहीं कि पैसों की कमी, डिसिप्लिन, बार बार कपड़े नहीं खरीदने, क्योंकि बड़ों के भी जो छोटे होते थे वो भी तो हमारे हिस्से आते थे। तो हम लोग वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड। हमें ये नहीं मतलब था वो दूर की चाची है, दूर के है, या ये अरे जाना है, अच्छे कपड़े पहनने, वहां जाएंगे, अच्छा खाना मिलेगा, सबसे मिलेंगे, हम खेलेंगे, प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगा। मुझे बहुत है ब्लेसिंग्स का, मतलब मैं कोई बड़ों को देखूंगी तो मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। वो हम मतलब इट्स देयर इन बिल्ट, तो हमें अच्छा लगता था। तो हमने बदमाशियां इस तरह से की है, हमने इन ट्रू सेंस वी हैव लिव्ड अवर बचपन। बचपन की ऐसी कोई घटना जिसने बहुत प्रभाव डाला हो? अ, सारी घटनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सारे एक्सपीरियंसेस से ही मैं एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने अपने नेबर्स को देखा, अंकल आंटी को देखा, अपने काका काकी को देखा, दादी को देखा, तो आई एम फॉर्चुनेट आशीष। आई हैव सीन ऑल गुडनेस एंड पॉजिटिविटी अराउंड मी, और वो सारी स्मृति ने मुझे आज भी पॉजिटिव बनाया। और मैं ना अपने संकल्प को लेके, या अपनी जिस चीज़ को मुझे लगता है कि नहीं ये सही है और ऐसा करना चाहिए, तो एक निडरता भी आती है। तो मेरी सारी स्मृतियों ने मुझे निडर भी बनाया है, और एक बेबाक इंसान भी बनाया है। पापा एक बात ज़रूर कहते थे कि कोई भी निर्णय लो तो बहुत 100 करोड़ बार सोचो, पर जब एक बार संकल्प ले लिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है।
टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजन विच यू टेक। मेरे ख्याल से वो ना पिताजी का जो वो जेनेटिकली ना इतना स्ट्रांगली आपके में पास ऑन हुआ है कि मुझे एक चीज़ याद आती है, जब आप एक्टिंग को प्रोफेशन के तौर पे चुनना चाहते थे तो उन्होंने बोला कि अगर करना है तो हाँ, बेस्ट इंस्टीट्यूट से करो, बेस्ट Yes. तरीके से करो, यस। उसमें पारंगत हो जाओ। पापा हमेशा बोलते थे कोई चीज आसानी से नहीं मिलती थी। उन व्यवसाय करते थे तो बिजनेस करना भी तो मुश्किल है ना, आपको मतलब बहुत मुश्किल। कंपटीशन है, सब कुछ है। तो पापा हमेशा बोलते थे कि मतलब मुझे ना आशीष, मैं आज भी ये मानती हूँ कि अगर आपको अभिनय में आना है या आपको कहीं भी किसी क्षेत्र में जाना है ना, थोड़ा अपनी तैयारी होनी चाहिए। और पापा ने भी मुझे बोला आपको मुंह उठा के नहीं जाना है, यू हैव टू वर्क हार्ड। या तो आप एक्सपीरियंस से करो, आप बॉम्बे में हो तो आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन करो, ये सोच के करो कि कम से कम 2 से 3 साल झाड़ू लगाने से सारे बैक स्टेज चीज़ें आपको करनी है और साथ साथ में आपको ऑब्जर्व करना है। और नहीं तो फिर आप FTI या NSD चाहिए। तो मैं तो वैसे भी NSD के नाम से डर गई, क्योंकि FTI में उस समय कुछ समय के लिए बंद था, एक्टिंग वाला वो कुछ बनता। समय के लिए बंद था। NSD सुन के और पढ़ के ही मैं डर गई थी। तो मैंने निर्णय लिया था एक बार ही प्रयास करूंगी, पर प्रभु की वहाँ असीम भी आप कृपा। एक सूत्री आपने लक्ष्य बनाया था कि हाँ, एक बार एक दूंगी ही और बार। एक ही बार में यस होना है। आशीष, टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक ही बार कि एक बार ट्राई करूंगी और हुआ तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम थिएटर ग्रुप ज्वाइन करेंगे, पर इसको छोड़ूंगी नहीं। और एक ही बार में हो गया। हो गया, प्रभु की कृपा है। और मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था आशीष। घर के एक प्रोटेक्टेड माहौल से, एक संयुक्त परिवार से अचानक से आप अकेले। अच्छा, दिल्ली। हाँ, दिल्ली मतलब गुजराती, मुंबई, उससे बिल्कुल हटके, खाने पीने में अलग, सरसों तेल का खाना बनना, और उसके बाद अकेले रहना, उसके बाद हिंदी हिंदी अब हम तो या कांदा बटाटा बोलते। अच्छा, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर NSD में कुछ क्लास में मैंने बोला बटाटा एंड एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग। अच्छा, मैं बड़ी सरप्राइज हो गई कि हंस क्यों रहे, मैंने रियलाइज नहीं किया। मैंने तब वहां लर्न किया बटाटा नहीं आलू। तो कितनी अच्छी बात है, प्याज। प्याज, कांदा नहीं प्याज। तो आप जब एक प्रोटेक्टेड माहौल से जब निकलते हो ना, आप बहुत ग्रो करते हो, आपकी पोटेंशियल का आपको पता चलता है। पर ऑफ कोर्स उसके लिए आपको बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है। और कभी अगर आपको लगे कि नहीं यार रोना आ जाए या गड़बड़ हो जाए, तो आपको पीछे नहीं हटना है। अगर आपने निर्णय लिया है तो यू हैव टू फेस इट। दिस ऑल आई हैव लर्नड एट NSD। काजी साहब थे उस समय डायरेक्टर? नहीं, रतन दा थे, रतन थियम सर थे। और सभी टीचर्स के साथ, अच्छा वहाँ माहौल भी इतना अच्छा मिला। NSD सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, और मैं सौभाग्यशाली हूँ। दैट इज़ माई टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। सारे टीचर आशीष ईजीली एक्सेसिबल, आप कभी भी कुछ भी पूछ लो। हमारे फील्ड में क्या है ना, लोग जज बहुत करते हैं। आज आशीष ने जैकेट पहना, अच्छा आज आशीष को ऐसा है। अच्छा, आज आशीष ने मान लो स्लीपर पहन लिया कभी, अच्छा तो आज आशीष ने ये पहना, अब इसका Time खराब चलता डाउनफॉल, इसको काम नहीं है। जज बहुत करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसको अच्छा बुरा नहीं, एक न्यूट्रल वे में कहना चाहती हूँ। नहीं, सलीम साहब ने भी इसके बारे में बहुत अच्छा बताया था। हाँ, कि आपको ये समझना हो कि किसी स्टार की फिल्म चल रही है तो पार्टी में किस तरीके से, किस अंदाज में आ रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा। राइट। तो NSD में ये बात नहीं थी, और ये बात को बहुत मजबूती से हमें सिखाया भी गया है कि आपका काम आपका शस्त्र है, आपका काम आपके लिए बोलता है, और आपका व्यवहार आपके लिए बोलता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप अगर 19-20 आर्टिस्ट है, 20 में से अगर 18 है, मान लीजिए 17 भी है आप, लेकिन आपका व्यवहार 20 है, 20 से बढ़ के है, प्रोड्यूसर आपको प्रेफर करेंगे। व्यवहार बहुत मायने रखता है, क्योंकि यदि आपका व्यवहार अच्छा है, आप लर्न भी तो करोगे ना। 17 से 17.5 पहुँचोगे, 18 पहुँचोगे। पर आपकी एक्टिंग 20 है, पर आपका व्यवहार 17 है, आप कितने लोगों को परेशान करोगे। और सबसे पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट को ही परेशान करोगे। नहीं चाहिए नेगेटिविटी। NSD में आप सबके चहेते बन गए थे, मेन रोल्स मिलने लगे आपको आते ही। मैं कहती हूँ ना, आई एम ब्लेस्ड आशीष, आई एम रियली ब्लेस्ड।
और कहते हैं ना कि आप जब संकल्प लेते हैं और आप पूरी मेहनत से उस पर आगे बढ़ते हो ना, तो भगवान भी आपको बोलते हैं ठीक है चलो, देकर देता हूँ, देखता हूँ, और उसके बाद तुम क्या करती हो वो। तो मुझे हर पल लगता है, मुझे हर पल ये लगता है कि प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, सो वी हैव टू बी ऑन अ राइटियस पाथ। एनएसडी में भी पूरी ईमानदारी से करती रही। मतलब शुरू में थोड़ा ये था, अरे ये बम्बई से, इसको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। बहुत लोगों को ऐसा था, मेरे मेरे क्लासमेट्स को भी ये था, और टीचर्स ने भी मुझे हमेशा पूछा कि आप तो बम्बई के क्यों आए। मैंने कहा तो यही तो मेरी सीरियसनेस दिखाता है ना, कि मैं क्यों आई हूँ। आप भी मुझे बताइए ना आशीष, अगर आपके पास चॉइस हो तो आप बम्बई में ही रहोगे शायद, या नॉर्मली लोग रहेंगे, पर मैं बहुत बहुत गंभीरता से सीखना चाहती थी। काम मुझे आना चाहिए, तभी तो मैं कुछ अपने आप को बहुत प्रेजेंट बिरले कर ही लोग ही सकती होंगे हूँ। जो मुंबई छोड़ के एनएसडी वहां एनएसडी जाएंगे जाते हैं, सीखने के लिए। तो एनएसडी में बस मेरी मेहनत से मुझे सारे मेन रोल्स मिले, बहुत अच्छा लगा, और वो करते हुए बहुत मैं सीखती गई। और जब एनएसडी हुआ तो ऑफ कोर्स मुझे रेपर्टरी ज्वाइन करने के लिए कहा भी गया था, बजाज सर ने भी मुझे कहा, लेकिन सर को मैंने यही कहा कि सर फिर तो अंत में तो यहीं लौटना है, और एक आपको अपने आप ही आगे बढ़ना है, तो एक प्रोटेक्टेड, एक प्रशिक्षण लेकर वापस रेपर्टरी एक प्रोटेक्टेड माहौल में जाकर शायद फिर मैं एक मेरे में जो वो एक बात है कि नहीं मुझे अपने से कुछ आगे करना है, निडर शायद वो मैं उसमें थोड़ी ढीली पड़ जाऊं, तो मैंने फिर रेपर्टरी ज्वाइन नहीं किया, मैं बम्बई वापस आई। अब वापस आई तो थोड़ा रहता है ना, एनएसडी से आए अब तो पता है, अब हम फेस कर सकते हैं, तो उसी जोश में श्याम बाबू को फोन कर दिया, फोन डायरेक्ट कर दिया, लैंडलाइन और पे। बस पहली पिक्चर मिल गई, इतना अच्छा नहीं, वो लगा। लेकिन कमाल की बात है कि आपका बेखौफ अंदाज और कॉन्फिडेंस, श्याम बेनेगल लेजेंडरी, उनको फोन किया आपने, और उनका भी ये कहना था कि अगले दिन आ जाइए। हाँ, श्याम बाबू मतलब वो हंस रहे होंगे, मुझे लगता है कि ये देखो नए नए जोश वाली कोई आर्टिस्ट मुझे कॉल कर, पर सरलता थी। श्याम बेनेगल मतलब श्याम बाबू, हम सब प्यार से सम्मान से बोलते श्याम बाबू, सही परांजपे मैम, ये सब में सरलता थी। जरीना मेहता मैम, मैं मिली हूँ उनसे जब यूटीवी के हमने शुरू में मैम भी इतनी प्यारी, सरल थे आशीष। अभी तो इतना डिवीजन ऑफ वर्क हो गया है कि आप अपने काम तक सीमित हो, आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, पर मेरी बात अगर आपको रखी तो वो बात मैंने कहा ना, मुझे पसंद है वो लास्ट में जो जिस इंसान तक पहुंचना है मुझे नापसंद है तक पहुंच जाती है, आपकी बात ही नहीं पहुंच पाती है। सरलता, मुझे लगता है कि हर चीज में सरलता और सादगी बहुत जरूरी है। आजकल के शो भी बहुत जल्दी बंद होते हैं, उसका यही कारण है। इसका यही कारण है कि मैं तो बहुत बेबाकी से कहती हूँ लीड ऑफ द शो। लीड क्या होता है? हम लोग में लीड कौन थे? सारे किरदार लीड थे। मालगुडी डेज में कौन लीड थे? सारे किरदार लीड थे। लेकिन वो आजकल नहीं समझते। मैं वापस आपको श्याम बाबू के पास ले जाना चाहूंगा। आपका वो बेखौफ अंदाज, बेखौफी के साथ आपने फोन किया, अगले दिन बुलाया, और आपके जो को मुझे लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बेखौफी से ज्यादा शायद मेरी सरलता थी, या शायद और कॉन्फिडेंस भी, आत्मविश्वास भी। हाँ, आत्मविश्वास और एक सरलता थी मुझे। अच्छा, श्याम बाबू ने ही मुझे कहा कि कोई फोटो है आपके पास, तो मैंने कहा अच्छा फोटो चाहिए श्याम बाबू। अच्छा, मैं उतनी बड़ी शख्सियत है लेकिन उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल करवाया, तो ऐसे ही तो श्याम बाबू को मैंने बोला श्याम बाबू मेरे पास फोटो तो नहीं है, मैं अभी लास्ट वीक एनएसडी से आई हूँ। बोले अच्छा, तो मैंने कहा हाँ लेकिन एनएसडी में एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींची है। तो बोले ठीक है वो दे देना, तो मैंने वो दी उनको। और आपके साथी कलाकार उसमें ओम पुरी साहब, शबाना आजमी। जी, मैंने उनको ऐसे देखा है, परफॉर्म करते हुए देखा है, उनकी मेहनत, उनकी लगन। कुलभूषण सर भी थे, कुलभूषण खरबंदा सर भी थे, वो सबकी मेहनत और सरलता में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हेड्स ऑफ टू देम, सो मच टू लर्न। आप सीख सकते हो अगर आप में सीखने की मादा है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है उनको देख के। तो वो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने वो पिक्चर की है, मैंने वो इंस्टीट्यूट में काम किया है, मैंने लर्न किया है। उसके बाद सई मैम के साथ भी किया, तो रघु भाई तो मेरे सीनियर रहे, वो आपके पति बने थे। हाँ, तो रघु भाई तो बहुत प्यारे, और मैं तो उनकी जूनियर, तो हमारे एनएसडी में है सीनियर जूनियर, मतलब सारे सीनियर बहुत प्यार से मिलते हैं, हमें बहुत प्यार देते। तो उनके साथ तो वो लर्निंग, सई मैम खुद एनएसडी के, वो लर्निंग, मतलब मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है
प्रभु के आशीर्वाद के साथ साथ इन सब के साथ जो मैंने लर्न किया, मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि वो मेरी पहली पिक्चर या वो मेरी पहली फिल्म या वो, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा एनएसडी के बाद का वो पहला इंस्टीट्यूट फिल्म का जहाँ पे मैंने इनके साथ काम किया, सई जी के साथ काम किया। क्या सरलता, क्या काम, क्या नॉलेज। आज तो हम किसी से बात करने जाए तो आज क्या खाएंगे, आज क्या कॉफ़ी कहाँ से मंगाया जी, क्या, तो मैं कैसे जेल करूँ, आप बताएं मुझे। मैं बहुत बहुत स्पष्टता से बहुत कड़क होके बोलती हूँ जी। हम सीन की तो बात ही नहीं करते। अच्छा, श्याम बेनेगल, साई परंजपे, इतने बड़े बड़े निर्देशक, इतने बड़े लोग, उनके साथ आप लगातार फिल्मों में काम कर रहे थे, अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा था, लेकिन उसके बाद 10 साल के लिए आपने ब्रेक लिया जी बेटे जी के लिए। जी वो अपने आप में बहुत बड़ा, वो दिखाता भी है कि किस तरीके की पर्सनालिटी है आपकी, कि मतलब इतने बड़े बड़े फिल्म में आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, लेकिन वो बताइए मुझे कि आपने वो मौका, वो जो निर्णय लिया, वो क्यों लिया? मुझे लगता है कि हम हर चीज़ को ना बहुत ये करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, आई हैव डिसाइडेड, एक तो आई करते हैं, लेकिन मैंने तो कहा ना मेरा ब्रॉटअप ऐसा है कि हम तो बोलते थे हम। तो जब ऐसा हाँ शादी भी हुई और जब ये ये हमने शादी वाले में आते हैं पहले तो, क्योंकि आपके जो जी हबी हैं जी वो भी बहुत कमाल के कलाकार हैं, जी, और एनएसडी में आपके थैंक सीनियर यू, रहे हैं। उनकी तरफ से धन्यवाद। एनएसडी में आपके सीनियर रहे हैं। जी। पहली मुलाकात कब हुई? वो बेटे वाले में आएंगे, लेकिन पहले ये वाला किस्सा। मैं एनएसडी जैसे गई तो वहाँ पे एक फॉर्म में हमें ये भरना होता है, एक कॉलम होता है लोकल गार्जियन। तो अब मैं तो गुजरात, बॉम्बे, तो मैं तो गई स्टूडेंट यूनियन लीडर के पास मिस्टर आर के दत्ता। मैंने कहा कि अब मुझे तो अभी लोकल गार्जियन तो मैं किसको कहूँ? तो बोले अच्छा आप एनएसडी से नहीं हो, तो अब एक तो आवाज़ ऐसी ये वो और सीनियर और वो, तो हम तो वैसे भी हमारी तो हवा निकली रहती है। तो हमने कहा हाँ वो तो है, क्योंकि मैं तो कोई परिचय के नहीं। अच्छा मैं पापा से बोलता हूँ। अच्छा मेरी उस वक्त ये भी हिम्मत नहीं हुई किसके पापा से बोल दिया पापा से, अब कौन पापा क्या। तो उन्होंने वाकई अपने पिताजी को भेजा, वो आए मिलने मुझे और उन्होंने कहा आई विल बी योर लोकल गार्जियन। तो हमारी शुरुआत वैसे हुई। उसके बाद एक बार कुछ, अच्छा उस वक्त तो पोस्ट कार्ड लिखने का था, मोबाइल फ़ोन था नहीं। तो मम्मी को, मैं तो सिंसियर थी, तो चिट्ठी लिखना है कि कैसा है क्या। तो चिट्ठी लिखने के लिए गई तो मुझे वो एड्रेस का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता था क्या था। तो हमारे दत्ता साहब ही खड़े थे वहाँ, तो बोला कि नहीं मुझे वो एड्रेस वो, तो हमेशा मदद के लिए गई उनके पास। और हमारे जूनियर को ना एज अ क्राउड, ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग थी कि जो सीनियर्स है जितने भी, मतलब नवनीत दीदी है या आशीष विद्यार्थी, ये सब हमारे सीनियर है। आर के दत्ता और विनीत भाई, संजय मिश्रा, ये सब सीनियर, तिगमांशु तिग्मांशु धूलिया, धूलिया। ये सब आरके के बैच में, ये सब सीनियर, और ये सबसे हमने पढ़ा भी है और सबसे प्यार भी पाया है। तो उनके प्ले में हम लोग जैसे पार्टी सीन है तो हम वो क्राउड, जूनियर क्राउड, तो हम लोग वैसे करना है। उनकी गोल खुपड़ी नुकीली खुपड़ी एक प्ले था, तो उस प्ले में गांव वाले हम बने हैं कि हम जो जूनियर आर्टिस्ट की तरह हमें जो एक योगदान है, क्राउड का एक जो योगदान रहता है, तो इस तरह से हमने किया। तो मुझे नहीं पता था, आई वॉज अंडर स्कैम। तो 1 साल पूरा देखा गया। उसके बाद हमको कहा कि अच्छा बात करनी है, तो हम तो चले गए। तो बोले कि हाँ हम सोच रहे हैं कि हम एक ही फील्ड के, तो वी कैन बी लाइफ पार्टनर। अच्छा तो भी मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा डायरेक्टली हाँ लाइफ पार्टनर? हाँ, तो वाह! मैंने बोला हाँ। फिर मुझे समझ आया लाइफ पार्टनर, तो अच्छा अभी भी वो खौफ है, सीनियर वाला थोड़ा खौफ है। तो मैंने कहा अच्छा, तो बोले कि हाँ अपने पेरेंट्स को बताएंगे और मैं अपने पेरेंट्स को बताएंगे। तो इस तरह से हमारी इतना शुरुआत हुई सीरियसली थी। कौन प्रपोज हाँ करता मुझे है? ऐसा कि मैं ही डर गई, मैं ही घबरा गई, वैसा वाला। लेकिन ये मेरे को चीज लगता है थी। आप लोग मेड फॉर ईच अदर थे। वो दोनों के ना वो ग्रेविटास होती है ना हाँ पर्सनालिटी में, वो हाँ सीरियसनेस, वो अब जैसे जिस अंदाज में उन्होंने आपको हाँ प्रपोज किया उससे समझ में आ रहा है। हाँ वैसा वाला। फिर हमारे पेरेंट्स आए, फिर हमने कीर्ति मैम भी थी हमारी डायरेक्टर, तो सभी ने फिर एक साथ यही निर्णय किया कि हम अपनी आप अपना लास्ट ईयर कंप्लीट कीजिए, मैं अपना एनएसडी कंप्लीट करते हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जब मैंने कंप्लीट किया, फिर उनका ये था कि नहीं सर पे एक छत होनी चाहिए रूपल के लिए। तो उन्होंने टीपू सुल्तान किया, एनएसडी से बाहर आते साथ ही काम मिल गया, सारे पैसे इकट्ठे करके उन्होंने एक छोटा सा घर लिया। उसके बाद हमारी शादी हुई। हमने 1 रूम किचन से शुरू किया। एक जो पूरे इतने बड़े घर में जॉइंट फैमिली के साथ में रहने वाली हाँ रूपल जी, 1 रूम वो किचन। जब 1 आर के में आई मुंबई जैसे शहर में, उस समय ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो कैसे आपने उसमें एडजस्ट वो किया? सब मेरे में आज भी मेरे लिए ना
आशीष इम्पॉर्टेंट है, आशीष का बॉडी ऑफ वर्क इम्पॉर्टेंट है, आशीष का व्यवहार, आशीष ने क्या पहना है, कहाँ रहता है, कितना बड़ा घर है, कितनी छोटी गाड़ी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एनएसडी में यही सीखा है कि जब आप परफॉर्म करते हैं, आपका किरदार, आपका फेस, और आप जब स्क्रीन पर भी काम करते हैं तो आपका फेस, आपका किरदार, आप कितनी बड़ी गाड़ी में आए या ओला उबर से आए या आप रिक्शा से आए, वो कोई नहीं देखता और देखना भी नहीं चाहिए। तो मेरे लिए वो वन रूम किचन नहीं, हाँ हाँ अपना घर है ना, अच्छा अब हम थिएटर करते, हम ये करते, तो हमारा टॉपिक कभी वो रहा ही नहीं। हमें छुट्टी होती थी क्योंकि स्ट्रगलिंग डेज में रोज थोड़ी ना काम करते हैं हम, तो जिस दिन छुट्टी हुई सब्जी खरीदने चलते। अच्छा सब्जी कहाँ से ले, अरे वो मिलिट्री वाला वो जो आउटलेट है ना, वहाँ पे रीजनेबल मिलती है, और अब मार जाके हम लोग पूरी खरीद के आए। तो शुरू में हमने बस से ट्रैवल किया, फिर धीरे धीरे आर के दत्ता के पास अपना स्कूटर उससे लिया, क्योंकि उनका भी ये था कि माता पिता से पैसे नहीं ले। स्कूटर आ गया तो और तन के, अरे वाह अब तो स्कूटर में बैठे। उसके बाद हमने सेकेंड हैंड कार ली, मारुति कार ली, तो उसमें हम लाल रंग की मारुति कार में बैठे। और उसके बाद हमने, तो इस तरह से हमारा सफ़र रहा। तो हमने ना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, हमने हमेशा ये सोचा, अच्छा आज ये थिएटर किया, अच्छा अब ये रोल किया, अच्छा अब हम यहाँ पे वर्कशॉप करते। अच्छा मैंने पराग विजय दत्त एकेडमी, मिठीबाई कॉलेज के ड्रामेटिक्स एक उनका ग्रुप वो है, फैकल्टी है, तो वहाँ पे गिरीश भाई, गिरीश देसाई करके हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि રૂપલ तुम ગુજરાતી બોલ सकती हो, अरे તમે ગુજરાતી છો, તમે એનએસડી કર્યું છે, તમે બાળકોને આવીને ભણાવો, सो आपने एनएसडी किया, आप गुजराती है, बच्चों को पढ़ाओ आके। तो वो बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट जो ड्रामेटिक्स में, तो उनको जाके किया 200 रुपया क्लास, और वो 2 घंटे का। हम तो 4 घंटा 6 घंटा, मेरे साथ आर के दत्ता भी आ जाते थे। तो हम कभी पैसों का नहीं देखा, पहले काम, पहले अच्छा काम, एनएसडी से जो सीखा है, अरे और लोगों में भी ज्ञान बांटो, तो हमने खुशी। इसीलिए मुझे लगता है ना कहीं कि जब आप जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करते ना, वो चीज़ आपको आराम से शायद आपके साथ लग जाती है, जुड़ जाती है। तो हमने काम को अहमियत दी, काम, वर्कशॉप, थिएटर, हमें बड़ा मज़ा आता था। तो फिर बाद में प्रॉस्पेरिटी, पैसा भी वो आता गया उस हिसाब से। वो फिर बेटे की बात पे आता हूँ कि वो प्रोफेशनल चीज़ों पे तो आपने वरीयता दी ही, प्रायोरिटीज़ आपकी वो रही, लेकिन जब पर्सनल लाइफ की बात आई तो आपने वो इतना इम्पोर्टेंट निर्णय लिया कि बेटे को प्रॉपर पालन पोषण होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो जैसे कि माँ के बिना या पिता के बिना रहें और किसी और के साथ पले बढ़ें। आपने अपना अच्छा खासा करियर छोड़ के 10 साल का पूरा एक सबट कर लिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जॉइंट फैमिली में रहे, फिर एक संतुष्टता, संतोष, ये भी एक स्वभाव में होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने मम्मी को, अपनी दादी को, अपनी काकी को, सबको, मेरे अपनी बड़ी बहन जिनको हम माँ ही मानते हैं, सबको देखा है कि सब अपनी फैमिली को बहुत संजो के रखते हैं। तो ऐसे वातावरण से आई, प्लस जब मैं काम भी करती थी तो एक प्रोफेशनल फील्ड में भी लोगों को देखा मैंने काम करते हुए, फिर उनके इक्वेशंस देखे फैमिली के साथ, या उनकी उनकी जद्दोजहद भी देखी कि कैसे बैलेंस करना है दोनों चीज़ों को, परिवार को भी, प्रोफेशन को भी, सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से भी देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और मैंने कहा ना संतुष्टि, मेरे में संतुष्टि रहती है कि नहीं, भागो मत, जिस प्रयास करो, जो मिला है उसको आप एंजॉय भी तो करो। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि एक पेरेंट तो ऑलरेडी कर रहे हैं, और उनके इनकम से जब हमारा अच्छे से चल सकता है तो मुझे क्यों भागना है। क्योंकि मैंने ये सोचा कि हमारी इच्छा से संतान आती है ना, जन्म लेती है, तो उसके साथ समय, उसको संस्कार देना वो माता पिता का फ़र्ज़ है। तो कहीं न कहीं बहुत सरलता से उसको बिना ग्लोरीफाई किए हुए मैंने सोचा नहीं, करना चाहिए, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य सोच के किया, और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आई कैन सी दैट बॉन्डिंग विथ माई सन राइट नाउ इज़ नॉट हियर। वो हाँ, वो अमेरिका में है, लेकिन वो बॉन्डिंग, मुझे वो वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास चॉइस है कि आप रह सकते हैं संतान के साथ, तो रहना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग अनुभूति है, वो एक अलग बॉन्डिंग है, और एक अलग संतोष है, और एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप बहुत ग्रो करते हो। व्हेन यू आर मदर, आप में
आपके परफॉर्मेंस में, आपके वाणी व्यवहार में एक अलग बात आ जाती है. सो इट एड्स टू योर पर्सनालिटी, इट हेल्प्स इन योर प्रोफेशनल वर्क ऑल्सो, देन व्हाई नॉट. और जब आपको लगा कि थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है, हर्षित, मैं अगर गलत नहीं हूँ, हाँ. वही नाम है ना? यस. हर्षित जब थोड़े बड़े हो गए तो आपने अपने आप को माजना खत्म नहीं किया था, वो अपने ऊपर काम, हाँ. और आपने और राधा जी ने मिलकर बच्चों के लिए, Yes. उनकी ट्रेनिंग के लिए बच्चों के प्रॉपर, लिए, यस, एक्टिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स. इसके पीछे दो कारण था. एक तो बेटू भी बड़ा हो रहा था, तो मुझे लगता है कि एक रियाज भी तो होना ज़रूरी है. तो बच्चे को लेके और हम लोग जाते थे थिएटर करना, और बड़ा अच्छा लगता था बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि बच्चे प्योरिटी, एकदम इनोसेंस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करना या बच्चों के साथ जुड़ना. प्योरिटी है वो, कोई आवरण नहीं हो, बिंदास. हमने गड़बड़ कपड़े पहने तो अरे आज तो मेरे साथ कपड़े आज अच्छे नहीं हुए, मुझे अच्छा लगता है बिकॉज आप इम्प्रूव करते हो. तो बच्चों के साथ काम करते करते एक्टिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, तो एक वो भी एक अच्छा लगा कि हमारी व्यस्तता, हमारा रियाज, प्लस मेरे और आर के राधे के मन में हमेशा ये था कि हम गवर्नमेंट के पैसे से पढ़ाई हमने की है एनएसडी, तो हम वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी, समाज में देना है. हमारा धर्म भी हमें कहते हैं, हमारे बड़े भी हमसे कहते हैं, और गुणी ज्ञानी लोग भी हमसे हमेशा, हमने ये सुना है उनसे भी कि आपको कुछ सेवा तो देनी चाहिए. और मेरा ये मानना है कि मैं कभी भी इंतज़ार नहीं करती हूँ आशीष कि मेरे पास जब 1 लाख रुपया होगा ना तो मैं एक 10,000 डोनेट करूँ या सेवा दूँ. मैं सोचती हूँ जो मेरे पास है उसी से हमें शेयर करना है. और नॉलेज से बड़ी वही. शेयरिंग और कुछ और हो नहीं ज्ञान, सकती. क्योंकि हम तो कलाकार हैं, हम तो परफॉर्म करते हैं, हमारी आमद उसी से होती है. तो अगर मुझे जितना आता है, अगर वो ज्ञान में किसी के साथ बांटूं, किसी के साथ प्ले करूं, कुछ लिखूं, तो इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है. तो हमने बहुत सारे, और इसीलिए हमने बहुत सारे शोज़ बच्चों के साथ हमने तैयार किए. और हमने होम फॉर द एज्ड, चेशायर होम फॉर हैंडीकैप पीपल, होम फॉर ऑर्फनेज, इनके वहाँ जाकर हमने परफॉर्म किया. क्योंकि हम कलाकार हैं, हम कला से उनको और उनकी आंखों में एंटरटेन जो कर खुशी सकते दिखती हैं. होगी वो असली आपके अर्जित की अलग ही है, क्योंकि पैसे से भी आप कर सकते हो, चीज़ों से भी कर सकते हो. हम तो कलाकार हैं, हमने अपनी कला से उनको उतने समय का आनंद दिया, और उनके चेहरे पे जो खुशी थी उसने हमें बल दिया कि हम और आगे काम करें. तो कहीं ना कहीं, हाँ, और हम थिएटर से हैं, तो हमने 14 साल थिएटर किया, तो हमें भी एक संतुष्टि है कि हमने थिएटर की पढ़ाई की, तो हमने थिएटर को भी समय दिया, और हमने वो जो हमने सीखा है उसे बांटने का भी एक प्रयास किया. लेकिन कुछ आपके जो जानने वाले थे, मैं ये कहूँगा कि जानने वालों से ज़्यादा आलोचक थे, वो ये कहते थे कि आपने ये जो निर्णय लिया बेटे के लिए, वो कहीं न कहीं एक जो इम्पोर्टेंट सीट थी किसी और की, वो खल गई. हाँ, ये मुझे उस वक़्त बहुत दुःख लगा था ये बात सुनकर, लेकिन मुझे लगा कि ये ऐसा कह रहे हैं. मुझे लगता है ना, कभी-कभी आपके फ़ील्ड के या आपके आस-पास के लोग जो आपको बेहतर से जानने चाहिए, वो ही कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा कभी क्रिटिसाइज़ कर देते हैं. तो मेरा तो नेचर है, मैं बहुत पॉज़िटिवली चीज़ों को लेती हूँ. तो उस वक़्त तो मुझे बहुत पिंच हुआ, बहुत दुःख लगा मुझे. मैंने कहा ना, जज बहुत करते हैं, पर मुझे नहीं पता है कि अगले वाले की क्या स्थिति है, क्योंकि आप अच्छे हो, पर अगर आपने मेरी सोच के अनुसार नहीं किया तो मुझे लगता है ये गलत है. पर मैं कैसे मान लूँ आपकी उस वक़्त क्या सिचुएशन रही हो, आपकी क्या माइंडसेट रही हो, आपकी क्या ज़रूरत रही हो, और आपने किस मुसीबत से आपने वो निर्णय लिया, वो भी तो हमें सोचना चाहिए. तो मुझे ये लगा कि ये मेरा निर्णय था, मैंने खुश होकर निर्णय लिया है कि मुझे अपने बच्चे के साथ समय बिताना है. तो अगर वो कहते हैं कि एनएसडी की सीट बर्बाद की, तो मैंने कहा कि हाँ, चलो हम सोचते हैं कि इसको भी हम कैसे एक मध्यम मार्ग निकाला जा सके. एंड दैट वाज द रीज़न दैट इट क्लिक टू माय माइंड दैट आई शुड डू वीकेंड चिल्ड्रंस थिएटर. बच्चों के साथ मेरा भी रियाज़ हो जाएगा, हमने जो ज्ञान अर्जित किया है वो भी बच्चों के साथ काम भी हो जाएगा. मैं तो कहीं न कहीं जो आलोचना हुई थी, उसको मैंने जब पॉज़िटिवली लिया, तो मुझे लगता है कि एड्स टू माय प्रोफाइल कि मैंने बच्चों का वो थिएटर वैल्यू भी एडिशन किया. था. और 10 साल बाद जब फिर से काम करने का निर्णय लिया, तो कमाल का कॉल भी आया. हाँ,
वो बंदा जो कभी वो आपकी अच्छाई भी थी कि जिस तरीके से सेट पर आप अच्छे से लोगों से बिहेव करते हो, अचानक से उन्हीं में से एक स्पॉट बॉय का कॉल इट्स आता अ है। मिरेकल आशीष, बताइए वो घटना। इट्स मिरेकल, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि अब कैसे शुरू करूं, क्या करूं, मतलब किसको कांटेक्ट करूं, क्योंकि अब वो लैंडलाइन का ज़माना था, अभी तो मोबाइल है, आपको मेल करना है, अपने पिक्चर्स भेजने हैं, ये सब। तो मुझे ये लगता था कि अब इतना बीच में इतना ये गैप आ 97 गया की है। बात है। हाँ, तो अब मैं कैसे करूं, तो कुछ समझ में नहीं आता था कैसे क्या करूं, क्या है। और अचानक कॉल आता है लैंडलाइन पे, और उससे बोला बंदे ने कि नहीं मैम, आपने पहचाना, मैं सो एंड सो, और आप मुझे बहुत बोलती थी, क्योंकि वो चाय पानी पिलाते थे और बड़े कभी कभी दुखी हो जाते थे। मैंने कहा ओ छोड़ो, अब सबका है, तुमको यही थोड़ी करना है जिंदगी भर, तुमको आगे बढ़ना है, और ये सारी चीजें ना, ये जो दुख तकलीफ है, ये तुमको मजबूत बना रहा है, तुम एकदम स्ट्रांगली आगे बढ़ो, ताकि जब तुम हायर लेवल पे रहोगे तो तुमको उस लेवल के बंदे का दुख भी तुम्हें समझ में आएगा, तो तुम उसको 2 पैसा ज्यादा सैलरी भी दो। मैं इतनी डिटेल में बात करती थी उनसे, तो उन्होंने मुझे याद किया, और जो 2-2.5 महीने का रोल था वो 2 साल चला। तो इसको मुझे लगता है ये और प्रभु वो के हेड ऑफ आशीर्वाद है। प्रोडक्शन बन गए थे तब या तक। या और ये मुझे लगता है योर गुडनेस इट कम्स बैक टू यू, आपकी अच्छी सोच, प्रभु आपको ब्लेस यू बोलते हैं। आई एम रियली ब्लेस्ड, और लगातार मैं हर हर जगह पे ये कहती हूँ, दर्शकों का निस्वार्थ प्यार, दर्शकों ने जो मुझे सर आंखों पे बिठाया, वरना आप बताइए, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग क्यों पसंद करते हैं, वो वीडियो को पसंद करते हैं, मेरे वायरल किसी, करते हाँ, रहते हैं। किसी डायलॉग को वो पसंद करते हैं। और कहीं भी निकलूं, कहते हैं, आप भी मानते हो आशीष, कि एक शो खत्म होता है तो कुछ एक समय तक लोग याद रखते हैं, और उसके बाद लोग जो नए नए प्रेजेंट शोज आते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनको उनको पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन आज भी दर्शकों के हृदय में मेरा स्थान है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्रभु के आशीर्वाद और दर्शकों की अच्छाई देखिए है। कमाल की बात है कि कोविड में जब हर कोई दुखी था, घर में बंद थे, उस हाँ समय आपके डायलॉग्स हाँ उसको रिमिक्स करके म्यूजिक के साथ में हाँ इतने वायरल किए गए, रसोड़े वाले की बात करें, हाँ हाँ या मैंने देखा कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, वो आपके जैसे बन के कोकिला हाँ बहन बन के ना हाँ, अलग अलग तरीके से डांस कर रहे हैं, लोगों को सच एंटरटेन में। कर रहे हैं। और आप मानोगे नहीं आशीष, मुझे पता भी नहीं था कि वो वायरल हो रहा है, क्योंकि मुझे, मेरी बेस्टी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सोलमेट है, मैं इतने साल मैंने काम किया है, मुझे लगता है उनके अलावा मैं किसी से जुड़ी नहीं हूँ। मैं भी जानता हूँ चारुल उनको, मलिक चारुल साहब मलिक, आपकी। मैं उनको प्यार से मलिक साहब कहती हूँ। तो मलिक साहब परेशान होके, मैं जब घर लौटी, और जब अरे कहाँ हैं आप रूपल जी, आप कुछ देखा, कुछ सुना? अच्छा, मुझे आशीष सच में नहीं पता था। और मैं उस वक्त जो शो कर रही थी, उस सेट पे भी खुसुर पुसुर हो रही थी, क्योंकि कोविड था, तो हमने एक रिस्ट्रिक्टेड माहौल में, कोविड के प्रोटोकॉल्स को जानते हुए, हमने वो धीरे धीरे वो जस्ट काम शुरू किया था, क्योंकि डेली सोप है, एपिसोड जाना है, ये सब है। मुझे नहीं समझ में आया तभी कि क्या हो रहा है। जब घर गई तो मलिक साहब का कॉल, फिर मेरी ननद का कॉल, तब जाके मोबाइल पे, वो घर के मोबाइल पे मैंने देखा तो वो रसोड़े में था। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या है, और मैं परेशान हो गई कि मैंने ऐसे डायलॉग बोला ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई आशीष, ये क्या क्योंकि किया हाँ, ये इसने? क्या है। अच्छा, 2-3 बार 4 बार देखा, तब समझ में आया कि उसे एक नए आयाम से किया। तो मेरे माइंड में यही आया, हेड्स ऑफ टू यशराज जी की, जिन्होंने एक नया आयाम दिया। तो मेरी तो इकलौती दोस्त, मेरी इकलौती प्यारी सहेली, मेरी इकलौती सेवियर, मलिक साहब को कॉल लगा। अच्छा, मलिक साहब को मैंने थैंक यू भी नहीं बोला कि आपने ही मुझे बताया कि ये चला। मैंने बोला मलिक साहब, अब आपने बता दिया है तो अब यशराज जी का नंबर दीजिए। अच्छा, ये भी अच्छा रूपल जी देती हूँ। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने यशराज जी को। अच्छा, मलिक साहब की एक अच्छी बात है कि कभी, अब आपका इंटरव्यू मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, आप और हम 2-3 बार से हम प्रयास कर रहे थे, तो आप और हमारी वो व्यस्तता की वजह से वो एक प्रारब्ध हाँ, बैठ नहीं पा रहा था। बैठ नहीं पा रहा था। तो एक पॉइंट पे मैंने मलिक साहब को कॉल किया, मलिक साहब, आशीष तो फ़ोन कर रहे हैं, फिर मैं भी कर रही हूँ, तो हमारा बन नहीं पा रहा है, रहने देती हूँ। नहीं नहीं, आशीष बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत गुणी ज्ञानी है, वो आपको अलग ही सवाल पूछेंगे, वो अलग है, उनकी तैयारी अलग रहेगी, वो बहुत, आपने आज तक इंटरव्यू नहीं दिया होगा वैसा। शी इंसिस्टेड, नहीं तो शायद मैं नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि चारुल मलिक ने हमेशा मुझे सही मार्गदर्शन दिया, सही लोगों से जोड़ा, और आज आप मेरी लिस्ट में जुड़ गए कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, गुणी ज्ञानी हैं।
तो फिर मलिक साहब ने, और उनकी अच्छा ये कभी पूछती नहीं है, उनको पता है इन्होंने बोल दिया करना है, तो उन्होंने, अब उनका कष्ट ये तो मुझे नहीं पता है उन्होंने कैसे कैसे करके नंबर जुगाड़ दिया लिया। यशराज जी का। अब यशराज जी को फ़ोन किया, मैंने कहा नमस्कार रूपल बात कर रही हूँ, तो हाँ कहिए। तो मुझे लगा ये डर क्यों रहा है, तो मैंने कहा कि नहीं यशराज जी मैंने अभी सुना, अच्छा मैं उनको ही बोल रही सॉरी, मैंने सुबह से मैंने अभी देखा, मुझे चारुल मलिक साहब से आपका नंबर लिया है और मैंने आपको कॉल किया, तो हाँ कहिए। अच्छा वो बड़ा थोड़ा एक टेंस्ड अप टाइप और ये कि डांट ना घबराए, पड़ जाए तो आपकी, मैंने वो ऑन हाँ स्क्रीन पर्सनालिटी से डर रहे होंगे हाँ ना। पता नहीं, तो मैंने बोला कि मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक नए आयाम के साथ इसको प्रस्तुत किया, लोग पसंद कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। तो मैंने कहा क्यों, रिलीफ। तो बोले कि वाटर रिलीफ, मुझे डर लग रहा था कि आप डांटोगे, तो मैंने कहा क्यों डांटूंगी, तो बोले नहीं यूजुअली मैं इस तरह से करता हूँ ना, तो ज़्यादातर मेरा अनुभव रहा है कि वो कलाकार फ़ोन करके मुझे डांटते, ये क्या कर दिया, ये मीम क्यों बना। मैं कहा नहीं, मैं कलाकार हूँ, लोगों को मनोरंजित करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। अगर लोग एंटरटेन हो रहे हैं, हंस के भी उनको 2 मिनट 2 सेकंड का भी आनंद मिल रहा है, तो मुझे तो अच्छी बात है ना, मुझे तो वाहवाही मिल रही है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा मुझे नहीं पता था वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उन्होंने बाद में वो रखा भी क्लिपिंग कि मैं डर रहा था पर मैम ने मुझसे ऐसे बात की, मैंने उनकी मम्मी से भी बात की, उनका धन्यवाद किया। तो मैं बिल्कुल आपके माध्यम से दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ मेरे मीम्स बनते, वीडियोस बनते, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे लोग पसंद करते हैं, और यही बात मेरी बेस्टी भी कहती है कि रूपल आप फॉर्चुनेट है कि लोग आकर आपको मिलते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके आपके आपकी आपके वीडियो पे हंसते हैं, उनको सुख मिलता है, उनको हंसी आती है, तो रूपल जी आप फॉर्चुनेट, लोग प्रयास करते हैं। उस पे वीडियोस पे डब स्मैश बना रहे हैं, अलग अलग चीजें हो यस, रही हैं। और कितने लैंग्वेजेस में बना है वो, कितने लैंग्वेजेस में बताए, तो मुझे, और मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। वही कमाल की बात है। और आजकल क्या हो गया है, ये आप लोग के फील्ड में आप ज्यादा अच्छे से समझ सकती हैं कि लोग वो देखते हैं कि कितने फॉलोअर्स हैं, हाँ और एक व्यक्ति, एक शख्सियत जिसके कोई मतलब सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, प्रेजेंस नहीं है, नहीं है। उसकी इस तरीके से दीवानगी है कि हर उसका कुछ ना कुछ जो वीडियो है, उसके डायलॉग्स हैं, वो मीम बन जाते हैं या वो वायरल हो रहे होते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे दर्शकों का, जिनकी जिनकी प्रार्थना में हूँ, जिनके हृदय में हूँ, जिनकी शुभकामना में मैं हूँ, और मैं आप जैसे अच्छे मीडिया पर्सन्स का धन्यवाद करती हूँ कि ऑन एंड ऑफ आप मुझे दर्शकों से रूबरू करवाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ चारुल मलिक साहब का, जो हमेशा मुझे अपडेट देती है या मुझे बताती हैं कि ऐसा होता है या ट्रेंड ऐसा चल रहा है, क्योंकि वही मुझे बताती है कि अरे आपका ये अभी आजकल ये चल रहा है, वो चल, क्योंकि हमारे फील्ड में ऐसा है कि लोग आकर बताते भी नहीं है, वो रूपल जी, वो जो नहीं इनसिक्योरिटी बताते हैं वो। है, वो कहीं से भी लालच आपके अंदर है नहीं। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि आजकल ना, मतलब हर तरह के, मतलब अभी छोटा सा भी रोल किया है तो उसकी प्रेजेंस अपनी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। आपने इतना, आपका वर्क जो है इतना लंबा चौड़ा, इतना कमाल है, लेकिन अपने आप को उस लालच से बचा के कैसे रखा हुआ मुझे लगता है वो लालच चूंकि है नहीं, जिसका काम उसी को साजे। आपको तो पता ही है, आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा है, तो ये कहावत तो हम अपने माता पिता से भी सुनते, दादा दादी से भी सुनते, लोहार का काम लोहार ही जानते अच्छे से, मैं नहीं कर सकती हूँ। अभी अभिनय मेरा काम है, तो मेरा काम क्या है, अभिनय। आप मुझे स्क्रिप्ट दोगे और मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ूंगी, और मेरा ये कॉल टाइम है, मैं जाऊंगी, तैयार होंगी, कॉस्ट्यूम्स देंगे, मेकअप देंगे, उस लुक में आना है, मुझे परफॉर्म करना है। परफॉर्म करके क्या करना है, मैं जब घर वापस आती हूँ, वाइफ हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, बहू हूँ, एक मैं खुद के लिए टाइम देना है, क्योंकि मलिक साहब हमेशा मुझे बोलते हैं रूपल जी खुद पे भी टाइम दो। वो ही है जो मुझे हमेशा, नहीं आप ऐसे 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 करो, आप ये कपड़े पहनो, अब आप ये करो, आज जी जो भी मैं वस्त्र पहन के रहा है वो मलिक साहब की परमिशन से, उनके गाइडेंस से। तो कहने का तात्पर्य ये दोस्ती होती है, हाँ, और ये काम होता है अभिनय का कि आप गए करके आप आ गए। अब आप इन्फ्लुएंसर है तो आपका काम एक अलग है, आप यूट्यूबर है तो आपका काम एक अलग है, पर एक अभिनेता होने के नाते, अभिनेत्री होने के नाते, मेरा मैं हर पल दर्शकों के सम्मुख रहूं एज अ रूपल भी, मुझे ये मैं नहीं मानती हूँ ऐसा। तो मैं अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करना का प्रयास करती हूँ, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ है, दर्शकों के सम्मुख में किरदार में आना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारे ना आजकल नए नए कास्टिंग डायरेक्टर, नए प्रोड्यूसर्स भी मिले होंगे, वो बहुत ज़्यादा उनको
मैं ये कहूँ कि ना वो रिसर्च नहीं होते, बैकग्राउंड चेक भी नहीं होता, और कभी कभी ना वो बेखौफ नहीं होते, वो मैं ये कह सकता हूँ डिसरिस्पेक्टफुल भी रखते हैं कि बहुत अपफ्रंट होके बात रख देते हैं। आपको कोई ऐसे मिले हैं कि आपको बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया में क्यों नहीं है, आपके फॉलोअर्स क्यों नहीं है, इस तरीके के लोग मिले हैं? मुझे बहुत बार ऐसी कॉल्स भी आती है और कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे हैं रूपल जी, तो मैं कहती हूँ नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तो हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। उन्होंने मुझे तो अभी तक नहीं पूछा है ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है शायद रसोड़े में इतना ही ज़्यादा प्रभावित करता है या मेरे वीडियोज़ या मीम्स ऐसे ही प्रभावित करते हैं, तो शायद उन्हें ये लगता है कि ये ये सोशल अपने मीडिया आप पे में है, हैं। ये है शायद, लेकिन मुझे नहीं है। पर हाँ, मैं अपने को-आर्टिस्ट या अपने काम की जगह पे बहुत बार ऐसा सुनती हूँ कि ये पूछा जाता है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं या आप क्या करते हैं। मेरा एक ही मानना है, अगर आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं तो वो फिर आपके शो को क्यों नहीं बचाते हैं? शो क्यों बंद हो जाते हैं? जी। जिसका काम उसी को साझे। मेरा काम है जो किरदार मिला उसको अपनी समझ के अनुसार, अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी मेहनत के साथ उसे प्रस्तुत करूँ, दर्शकों के दिल में जगह बनाऊँ। ये मेरा काम है। तो अब फॉलोअर्स से और उससे मेरा काम नहीं है। मैं उस पे आना चाहता हूँ, शगुन शगुन था वो शो, ज़रीना मेहता वाला, जी। और उसके बाद मेहुल कुमार आपका इंतज़ार कर रहे थे। क्रांतिवीर और बड़ी-बड़ी फ़िल्मों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कि आपका वक़्त मिले, लेकिन उस समय वाक़ई आप इतनी बिज़ी थी, हाँ। क्योंकि वो 2 महीने का रोल बोल के वो 2.5 साल चला, इतना यस, लोगों ने यस, पसंद किया। यस। वो मुलाकात कैसी रही, और उसके बाद जो आप फ़ेस बने ईटीवी गुजराती यस, की, यस। उसके बारे नहीं, में बताओ? वो मुलाकात नहीं, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुआ। मैंने वो लर्न किया है कि कभी भी कोई आपको बुलाते हैं काम के लिए या मिलने के लिए, तो बिना बात किए आपका ये कहना कि मैं व्यस्त हूँ, ये मेरी गलती है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर मैं डर गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं सिंसियर हूँ ना आशीष। तो मुझे लगा मैं जाऊंगी और बोलेंगे करो, तो मैं मैं कैसे न्याय नहीं कर टाइम पाऊँगी। दूंगी, मैं कैसे टाइम दूंगी? तो घबरा गई थी मैं। तो मैं बहुत ऑनेस्ट रहना चाहती थी कि मेहुल भाई, मैं वो नहीं कर ही सकूं, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि समय नहीं दे, अगर हुआ तो समय नहीं दे पाऊंगी। पर उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं, मेरी वाइफ और मेरी बिटिया है, वो बहुत आपके काम को पसंद करती है। तो मुझे जब बेटी का भी कहा तो मुझे थोड़ा लगा नहीं, ये बच्चे सब पसंद कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं मिलती हूँ। और जब मैं मिली, इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, अगेन आशीष, इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, लेकिन इतने सरल, इतने सिंपल। खुद उन्होंने कॉल किया। मुझे लगता है ये सीखना चाहिए आजकल के लोगों को कि आप चाहे चैनल में हो, चाहे आप प्रोड्यूसर हो, चाहे आप कास्टिंग में हो, प्लीज़ बी इजीली एक्सेसिबल। और जब आपके सामने कोई एक काम कर किया हुआ कलाकार आता है या एक नया भी कलाकार आता है, तो उनको प्यार से मिलिए और सबसे पहले इज्जत दीजिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक ना असम्मान का वातावरण बन जाता है। ये नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपने भी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत की होगी, मैंने भी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत की है। तो अगर आप एक मकाम पे पहुंचे और एक ऐसा इंसान है जो नया नया है, नहीं पता है, तो यू कैन नॉट बी रूड विद देम। तो मेहुल भाई से भी जब मिली तो वो मेरी जो मान्यता है वो और मजबूत हुई। इतने प्यारे, इतने सरल और इतने सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, फैमिली ओरिएंटेड। उनके ऑफिस में मिले, उन्होंने रोल बोला और मैंने कहा नहीं मेहुल भाई, अब तो ये मेरे अलावा कोई रोल करेगा नहीं। और उस किरदार ने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया, एक एक मेन रोल करने का मुझे जो एक अनुभव मिला है वो वहाँ से मिला है। मेहुल भाई भी सेट पे आते थे, किरदार के बारे में बताते थे, उनका अनुभव था, वो डायरेक्ट भी, उन्होंने कुछ कुछ डायरेक्ट भी किया, तो उनसे भी बहुत सीखा, उनसे भी समझा। और एक जो किरदार होता है, जो प्रमुख भूमिका होती है, वो किस तरह से पूरे एपिसोड को किस एनर्जी के साथ, किस एक थ्रेड के साथ, मतलब एक सीन खत्म हुआ पर भले मैं तीसरे सीन में आ रही हूँ, पर दर्शकों के लिए तो मेरा सेकंड सीन है। भले बीच में एक कॉमेडी सीन गया, पर मैं तो उस इमोशन को लेके आ रही हूँ, उस धागे को लेके आ रही हूँ। वो सारी बारीकियां मुझे सीखने का मौका मिला। तो मैं कहती हूँ ना, हर हर काम को, हर रोल को मैंने एक लर्निंग प्रोसेस में ऐड ऑन किया है। और इसीलिए आज भी जब खड़ी भी होती हूँ तैयारी के साथ, तो डर नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं, हम कर लेंगे।
हम कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर एक कॉन्फिडेंस इस तरह का है कि नहीं, जो जो जिम्मेदारी मिली है उसे एक ईमानदारी से निभा पाएंगे। तो अगर आज इस मकाम पे भी पहुँचे तो हमने बहुत कुछ आज भी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है। एक शिक्षा हमने प्राप्त की है, हमने बहुत सारे थिएटर, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत लोगों के साथ जुड़े हैं, तब जाके आज मैं आपके सम्मुख हूँ या आप मुझे 4 सवाल भी पूछ रहे हैं। तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय देना पड़ता है और डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है। टीवी का सबसे ज़्यादा चलने वाला, सबसे लंबे समय से चलने वाले शो में से एक, साथ निभाना साथिया, और सबसे ज़्यादा चहेता, और उसमें से भी आपका किरदार कोकिला बेन। लेकिन जब पहली बार आया था तो 1.5-2 मिनट के इंट्रो से शुरुआत हुआ था, आपको बुलाया गया और बस हाँ, बुलाया और कहा तो मैंने बस 1.5-2 मिनट, और मैंने मुझे बिल्कुल नहीं ये अंदाज़ा था कि ये इतनी प्रमुख भूमिका है, इतनी सशक्त भूमिका है, और ऑब्वियसली रश्मि मैम या पवन सर या उनके प्रोडक्शन हाउस से भी नहीं बोला गया। लेकिन मैं उसको एक बहुत पॉजिटिव वे में कहती हूँ, क्योंकि डेली सोप में आपको भी पता है कि कौन-सा ट्रैक कहाँ जाएगा, कौन-सा किरदार किस लेवल पे शुरू हुआ है और उस लेवल से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो टीआरपी, दर्शकों के प्यार के ऊपर, दर्शकों की लाइकिंग के ऊपर है। तो इसलिए शायद उस वक़्त चीज़ें अब शुरू हो रही थी तो सब कुछ अनिश्चित था। तो ये था कि हाँ, रोल बहुत सक्षम है, बहुत ही सशक्त है, बहुत अच्छा है, और इस तरह से हमने शुरू किया। अच्छा, ये 7 बजे का स्लॉट था, तो ये ज़्यादातर लोगों में आपस में यही था कि नहीं, ये ज़्यादा नहीं चलेगा, कुछ 1 महीना चलेगा, हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये दिमाग में नहीं रखती थी, रोल है, अच्छा है, 7 करना बजे के है। टाइम को अर्ली प्राइम टाइम मानते थे, मतलब अर्ली हाँ। प्राइम टाइम से भी नीचे का मानते थे हाँ, और नीचे चलता का नहीं था। मतलब एक ऐसा टाइम स्लॉट की देख दे नहीं दिया नहीं, है, दे दे दिया दिया है, दे दिया है, अब दे दिया है, और लोग देकर पलट के भी नहीं देखते कि कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, वैसा वाला था। पर जो दर्शकों का प्यार मिला और जो बैटिंग शुरू हो गई, तो उसके बाद साथिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और इसमें सभी का बहुत बड़ा योगदान है। स्टार का है, रश्मि मैम, पवन सर, मेरे को आर्टिस्ट, मेरे टेक्नीशियन, सबको मिलकर कोई एक बड़ी चीज़ किसी एक इंसान के वश की भी नहीं है। लेकिन कोकिला बेन का जो शुरुआती जो किरदार जो आपको बताया गया होगा और जो मुझे समझ में आता है, वो ग्रे शेड वाला था, नेगेटिव था, अक्खड़ बिल्कुल। सास जो डोमिनेट करेगी और हर तरीके, लेकिन उसको आपने एकदम चेंज कर दिया और पॉजिटिव में ला दिया। ये कैसे किया? मुझे लगता है कि जो हमने एनएसडी में सीखा है, चैनल के दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, वेरी गुड, प्रोड्यूसर ने हामी भरी कि हाँ भाई हम करते हैं, उन्होंने किया, अच्छा कास्टिंग हो गई, जिसको जो सोच में आया, स्क्रीन प्ले राइटर ने स्क्रीन प्ले लिखा, उसके बाद सीन्स लिखे गए, डायलॉग राइटर ने अपना काम किया, उसके बाद कास्टिंग और मैम मतलब रश्मि मैम, पवन सर, सब ने किरदार का चयन किया, सब कुछ। उसके बाद अब हमारी जिम्मेदारी है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, जो ऑलरेडी हमें प्लेटर में दिया गया है, एक चीज़ दी गई है, उसमें प्राण फूंकना है। तो जब आप प्राण फूंकते हैं तो मुझे भी तो मेरा योगदान देना है ना। मैंने पढ़ाई लिखाई जो की है, मेरी जो समझ है, जो किरदार को पढ़ के, जो किरदार के लिए बताया गया, उसको सुनकर जो समझ में आया, तो फिर ये लगा कि चलो अब शुरू करते। तो नेगेटिव है, लेकिन मैंने आम जिंदगी में भी देखा है कि हर इंसान में एक अच्छाई तो होती ही है, क्योंकि हम सबका निर्माण प्रभु ने किया है, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। ये तो हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमारे स्वार्थ निस्वार्थ के हिसाब से हम निर्णय लेते हैं और हम अपने एक चरित्र को बनाते हैं। तो मुझे लगा कि ये स्त्री है, ठीक है, वो ऐसी है कि उसको ऐसी चाहिए, पर क्यों? एनएसडी में यही सीखा है कि वाई आपको पूछना है, क्यों? तो फिर धीरे-धीरे ये लगा कि नहीं यार, ये एक तो हाउसवाइफ है, कम पढ़ी लिखी है, अच्छा इसका पति इसको भाव इतना नहीं देता है, इसके पति ने ऑलरेडी एक वाइफ रखी हुई थी, क्योंकि ये हमेशा अपने हस्बैंड से भी थोड़ा सा रूखा व्यवहार रहता था। तो कहीं ना कहीं जब ये सोचा कि जिस औरत को ये नहीं मिला है, पर सामने एक ऐसी अच्छी लड़की है जो उसी की तरह अनपढ़ है, उसी की तरह मासूम है, शी शुड नॉट सफ़र। जब अगर वो ये तय करती है तो वो क्या क्या करेगी, तो ठीक है, वो स्वभाव तो छोड़ता नहीं ना अपना, कि खराब किया तो डांटा, लेकिन जब टर्न हुई तो एक अच्छाई ने बोला अच्छा किया।
अच्छा, चैनल में दीपक जी थे, उन्होंने, फिर बाकी जो लोग थे, फिर रश्मि मैम, पवन सर, तो उनको कुछ एक नयापन लगा, कुछ एक अलग लगा। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि नहीं, दिस इज गुड, वी कैन कैरी फॉरवर्ड विद दिस। सबके साथ, सबके सपोर्ट से वो किरदार फिर धीरे धीरे, कि गोपी वो कुछ अच्छा करती थी, अच्छा एक अच्छा लुक देना है, पर उसके चेहरे पे नहीं। अच्छा, कोई उसके लिए बुरा बोले तो उसको डांटो। तो एक किरदार जो एक सास अब तक हमारे, हम फिल्मों में जो मैंने देखा है या हमने टीवी की दुनिया टीवी में में पूरे एकदम कि या तो नेगेटिव अच्छी वैम्प है बना दिया है। या तो एकदम गलत है या तो एकदम गड़बड़ सास है। लेकिन ये ऐसी सास जो अच्छे को अच्छा और बुरे की बैंड बजाने वाली। तो इसीलिए मैं तो बिल्कुल बेबाकी से कहती, जो अगर कोई कहता है कि कोकिला से डर लगता है या कोकिला नेगेटिव है, तो आप ज़रूर, आपने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए आपके मन में चोर है, इसलिए आपको डर लगता है। क्योंकि कोकिला तो चोर को पकड़ लेती है, जो गड़बड़ किया उसको तो उजागर कर देती है, पर जो अच्छे हैं उसको तो बिल्कुल सपोर्ट करती है। क्योंकि एक कोकिला ही थी जिससे गोपी को पढ़ने भेजा, साड़ी पहन के वो बच्चों के साथ पढ़ने जाती थी। कोकिला ही थी जिसने अपने बेटे को घर से बाहर किया कि नहीं, तुझे ये वाइफ को स्वीकार करना है, मरे ये पढ़ी लिखे, उसके गुण देखो। हम आजकल बोलते हैं या ब्रांडेड क्लोथ्स गुड गुड, पर अगर कोई सीधा सरल है, सिंपल है, तो सोचते हैं ये तो बेवकूफ़ है। हम उसको बाहरी आवरण से जज करते हैं। तो एक ऐसी कोकिला मोदी जिसने उसके अंदरूनी गुण को देखकर, उसको पहचान कर, उसको निखार कर, उसको एक मकाम पे पहुंचा, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी बहू, एक परिवार की सदस्य बनाया। तो ये किरदार अपने आप में ही इसलिए लोगों को पसंद है। कोकिला की अच्छाई पसंद है लोगों को, कोकिला की स्ट्रिक्टनेस पसंद है। क्योंकि आपने शुरू में ही कहा ना कि आजकल के मतलब हम किसी को भी भाई नहीं, हम शेयर नहीं करेंगे, या हमको ये नहीं पसंद है, हमारी चॉइस ये है, हम अपनी बात पहले रख देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक ऐसा किरदार जिससे दूसरे के बारे में सोचा, जिससे दूसरे के लिए स्टैंड लिया, दूसरों के सामने उसको सम्मानित किया, तो वो हर किसी को ये अच्छाई छूने लगती है। लेकिन यहाँ पर ना आपके मादे की, आपके आत्मविश्वास की, आपकी मेहनत की, ट्रेनिंग की, उन सब चीज़ों की तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि टीवी में ना इम्प्रोवाइजेशन या अपना कुछ डालने का बहुत कम ही मैंने कभी देखा था इस तरीके का। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आपने उसको कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव अंदाज में लिया, हाँ। और इम्प्रोवाइजेशन और सो आपकी सॉरी मेहनत। टू करेक्ट यू आशीष, मैंने नहीं, मैंने एक प्रयास किया, पर मेरी पूरी टीम ने मुझे जी सपोर्ट जी, मैं किया। उस पर भी आने वाला था। या लेकिन वो, क्योंकि वो आपके अंदर से निकला, वरना टीवी में ये होता है कि जितना बताया गया है, जो स्क्रिप्ट मिली है उसी के अंदाज में करके अलग अलग टेक्स में क्लोज मेड और वो और ख़त्म करके चले जाते हैं। लेकिन ये आपने आपकी एक सोच, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, एक पूरा रिसर्च के हिसाब से वो किया, इस वजह से इतने सालों तक लोगों को इतना पसंद है। और आशीष, मैं बिल्कुल बिना भूले मेरे को आर्टिस्ट का भी धन्यवाद करूंगी। क्योंकि आप जब इम्प्रोवाइज करते हैं तो जो लिखा गया है, तो मेरे को आर्टिस्ट भी जो उनके डायलॉग लिखे गए वही लर्न करते हैं, वही कॉन्सेंट्रेट करके वही करते हैं। लेकिन जब भी मैं इम्प्रोवाइज करती थी तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। हम रिहर्सल्स करते थे, आजकल तो मैं मतलब रिहर्सल्स बहुत कम ही देखती हूँ, और प्रॉम्प्टिंग भी ज़्यादा देखती हूँ। लोग प्रॉम्प्टिंग पे काम करते हैं और सोचते हैं कि हम मतलब शो चल गया तो हम स्टार हैं। आपके साथ तो ऐसा भी हुआ कि आपके को स्टार जो मेन लीड थी, गोपी बहू, वो चेंज भी हुई। हाँ, वो मेरे लिए बहुत एक कठिन समय था, चेंज ओवर। क्योंकि आप जब परफॉर्म करते हैं ना, अब हम भी बात करें तो हम एक दूसरे को देखकर करते हैं, एक कनेक्शन बनता है। तो ऑफ कोर्स जिया मैम के साथ एक कनेक्शन बना था, और सडनली ये समझ में आता है कि आप देवोलीना करेंगी, तो वो ऑब्वियस था मेरे लिए कि देवोलीना को एक गोपी के रूप में एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल था। और वो मुश्किल से भी मैंने अपने आप को बहुत जूझा, मैंने बहुत प्रयास किया, हमने वर्कआउट किया, तब जाके उनके साथ मुझे ये जेल पता हुई है कि हो। जब प्रोमो शूट करना था तो आप इमोशनल हो गए, आपके आंसू निकल हाँ, रहे थे। मैंने सर को प्रेस कहा, कॉन्फ्रेंस आप मैं फेस नहीं नहीं कर कर पाए। पाई। आपने बिल्कुल, बाप रे, बहुत सही आपने रिसर्च किया है। मैं नहीं कर पाई क्योंकि हम मशीन नहीं हैं। हम मशीन नहीं है, स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया, नहीं। हम दिल से जुड़ते हैं। किरदार बहुत मुश्किल होता है डेली सोप में, क्योंकि आप एक किरदार के साथ दिन रात जीते हैं। आप दिन के कितने घंटे एक दूसरे किरदार में आप रहते हैं। फिर जब वो किरदार खत्म होता है, शूट खत्म होता है, आप घर आते हो, आप अपने आप में आते हो। तो ये बहुत एक ट्रांजिशन, एवरी डे यू गो थ्रू दैट।
सो इट्स नॉट ईजी। अगर ये कोई कह दे कि डेली सोप के आर्टिस्ट है, तो मैं बड़ी डांट लगाऊंगी उनको कि आप कैसे बोल देते हैं डेली सोप के आर्टिस्ट है, मत बोलिए। बहुत मेहनत करते हैं वो उनको वो अपने अपने पर्सनल लाइफ को भी ताक पर रख देते हैं। बहुत लंबे घंटे, लंबे मतलब घंटे वो दूसरे किरदार की तरह रोते हैं, हंसते हैं, गुस्सा करते हैं। एक इमोशनल जर्नी होती है उनकी, और आप उनको कैसे हल्के में ले सकते हैं? टीवी की शूटिंग बहुत हेक्टिक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब 16 16 17 18 घंटे की शूटिंग। बिल्कुल जब गोपी वो जिया मैम थी और उनके साथ उनके साथ एक जो बॉन्डिंग बनी, साथ में रोना हंसना, क्योंकि साथ है इज लव स्टोरी ऑफ मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। एक सास और बहू की प्रेम कहानी है, वो हीरो हीरोइन की प्रेम कहानी नहीं है। एक सास और एक बहू किस तरह से उसकी प्रेम की वजह से एक माँ और बेटी बने। इट्स इन वन लाइन साथ है इज लव स्टोरी ऑफ मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। वो कैसे माँ और बेटी बने हैं, तो वो कितने इमोशनल सीन्स होंगे, कितने ऐसे हमारे सीन्स होंगे। और अचानक पवन सर ने बोला आओ प्रोमो शूट करो, और मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि अब देवोलीना के साथ करना है। और उन्होंने बोला, ये बोला, मैं नहीं कर पाई प्रोमो। मैंने कहा कि नहीं सर, और सर हेड्स ऑफ टू पवन सर, उन्होंने मेरे 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 इमोशंस को समझा और उन्होंने कहा नहीं इट्स ओके, इट्स ओके, टेक योर ओन टाइम। और सर आते थे, क्योंकि डेली सोप में तो आओ फिर आपके एसोसिएट भी डायरेक्ट करते, पर सर को पता था, सर कुछ समय तक आए, सर ने शूट किया, उनको पता था। क्योंकि आप जब एक डेली सोप पे एक किरदार के साथ जुड़ते तो ये कोई खाने का खेल या मजाक नहीं है कि आज ये कर रहा है, आज वो कर रहा है, वो कर रहा है। मैं तो एटलीस्ट मैं उस हिसाब से काम नहीं कर सकती हूँ। तो देवोलीना जी से भी मैंने कहा कि आई एम सॉरी, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट यू एज गोपी वहू, बट आई विल नीड टाइम। पर वो किरदार भी ऐसा था, कोकी की मदर इन लॉ है, और तो वो तो मुझे उनके साथ सीन करना ही था। और मेरे स्वभाव में भी है कि मैं हमेशा से बहुत कोऑपरेटिव रही हूँ काम की जगह पे, तो बहुत ही ज़्यादा। तो और उनकी भी शिद्दत थी, उनकी भी मेहनत थी, देवोलीना की मेहनत, क्योंकि जिया मैम ने भी तो किया, पर एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश कैरेक्टर को, जिसके मैनरिज्म्स, जिसके इमोशन दर्शकों ने देखे, उस किरदार में, उस खाके में उसको जाना है देवोलीना को, तो उसकी तो दुगनी मेहनत है। और उसने भी बहुत मेहनत की, तो हम दोनों के सीन्स पे लोगों को पसंद आने लगे। और देवोलीना को भी लोगों ने बहुत सम्मान के साथ, प्यार के साथ उतना ही प्यार दिया जितना जिया को दिया था। आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे कोकिला बहन के किरदार को लेकर, फैंस मिलते होंगे, एक्सटेंडेड फैमिली मैं कहूँगा। वो जब मिलते हैं तो क्या, और कोई ऐसा फैन मोमेंट याद आ रहा है जिसने ऐसा कुछ कह दिया हो जो जहन में, दिल में रह गया हो? हर कोई मुझे कहता है हमें आपके जैसी सास चाहिए, या हमें आपके जैसी घर में बहू चाहिए, या हमें आपके जैसे इंसान परिवार में चाहिए। स्टार मुझे लेकर गए थे बड़ौदा में, और वहाँ पे ना मैं शॉक्ड हो गई थी आशीष। एक मतलब मुझे कहा कि आपको एक ऐसे फैन से मिलवाना है, तो आप देखना, हमको आपके रिएक्शन देखने। मैंने कहा अरे फैन के रिएक्शन देखोगे आप या मेरा? तो बोले नहीं, हम कुछ बोल रहे। मुझे बताया नहीं। और मैं बड़ौदा में उस स्टेज पर गई, और फिर एक ऐसे फैन को मेरे सामने लेकर आए, मेरे आँख से निरंतर आंसू। मुझे तब लगा कि अभिनय की क्या शक्ति है। वो जो फैन थे वो अंधे थे, वो देख नहीं पाते थे, वो सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनकर, वो बस उनको ये लगता था कि 7 बजे नहीं कि मुझे कोकी की आवाज़ सुननी है। मुझे आशीष ये लगा, मतलब मुझे ये लगा कि मेरा सही निर्णय था अभिनय में आने का। आपकी आंख में भी आंसू आए, देखो कहीं ना कहीं आप भी संवेदनशील है। मैं शॉक्ड हो गई, अभिनय का पावर। इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि अपनी एक्टिंग में प्योरिटी, सच्चाई, अच्छाई होनी चाहिए, क्योंकि आप दर्शकों के दिल में पहुँचते हो, उनके घर में पहुँचते हो। जब तक मैं उसे दिल से नहीं परफॉर्म करूँगी प्योरिटी के साथ, वो टच नहीं होगा। और इसीलिए शोज़ जल्दी ख़त्म होते हैं। एक आर्टिस्ट आते हैं, चले जाते हैं, लोग याद नहीं करते हैं। क्यों? वो जो मैंने फैन में देखा, बोलता है, और बड़े खुशी से, वो मुझे देख नहीं सकता है, लेकिन वो बोला मैं, मेरा ये लाइफ का बेस्ट डे है कि मैं आपसे मिला। तो मैंने कहा मिला? हाँ, मैंने आपको सुना तो मैं आपसे मिला।
अभिनय की शक्ति है, इसलिए एक कलाकार को बहुत ही प्योर, बहुत ही सरल, एक्सेसिबल होना चाहिए। आपको तो प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छता, भारत के स्वच्छता की आप ब्रांड एम्बेसडर हो और 2 बार उन्होंने सम्मानित भी किया है। मैं सरप्राइज हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, और कैसे उनकी टीम को पता चला कि इनको देना चाहिए या इनको बिल्कुल जोड़ना चाहिए, ये मेरा सौभाग्य है। उनकी टीम की उनकी अच्छाई है, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक एक समझा। पर्सनलाइज्ड लेटर भी भेजा था उन्होंने। मैं तो डर गई थी, बहुत ही घबरा गई थी। मैंने यही सोचा आशीष कि भाई मैं तो हमेशा सिंपल सी रही हूँ और कभी भी बेईमानी नहीं की है, तो एकदम से प्राइम मिनिस्टर का लेटर, घबरा गई थी मैं। आई वेटेड फॉर माई हस्बैंड टू कम होम। मैंने उनको कॉल भी किया, मैं डर गई हूँ, मैं नहीं खोलूँगी। इतने घबराते हुए, मतलब इतने दूर पे मैं खड़ी होके वो खोल के देखा, और जब देखा तो मैंने प्रभु का और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया, उनकी टीम का धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और उसके बाद बहुत सारे स्वच्छता अभियान से जुड़ी, और मैं अभी भी बहुत प्रयास मेरा रहता है कि उसके तहत कुछ न कुछ काम करूं। आपके माध्यम से भी आपको भी कहना चाहती हूं, अगर आपको कभी ऐसा लगे स्वच्छता अभियान के लिए या कहीं भी आप जोड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं जुड़ना चाहूँगी ज़रूर। ये आपके रियल लाइफ पर्सोना की ना इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, कि मतलब देश के सर्वोच्च जो पद पे बैठे हैं वो तक आपके सामने, मतलब वो इतने आपको पसंद करते हैं आपके काम की वजह से, और उनको पता है कि कितना ये फैलेगा ये चीज़। एक बात कहना चाहती हूँ इसमें भी, मुझे लगता है कि अभी ऐसा समय आ गया ना, लोग जो आपने कहा मेरा, मैं, आप अच्छे हो, पर सामने वाले आपकी अच्छाई को रेसिप्रोकेट करते हैं। कहीं न कहीं ये उनकी अच्छाई है कि ये सरेआम आपकी अच्छाई को एप्रिशिएट करते हैं। लोग एप्रिशिएट नहीं करते हैं। रसोड़े में कौन था, आज सब लोग, मैं मतलब इसको घमंड मत समझिएगा, या मुझे तकलीफ़ है इस बात की कि रसोड़े में कौन था जब ये आया, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं मेरे ही अपने फ़ील्ड के, शायद नहीं के बराबर, जिन्होंने फ़ोन उठाकर मुझसे कहा हो वी आर हैप्पी फॉर यू। चारुल मलिक थी, वो आप थे, वो मीडिया थे, वो दर्शक थे, जिन्होंने मुझे सर आँखों पर बिठाया। अफ़सोस है उस बात का, लेकिन मुझे अगर किसी का कोई काम पसंद आता है, मैं बिल्कुल कहती हूँ, और करना भी चाहिए। तो आशीष, ये इनकी अच्छाई है कि ये आपकी अच्छाई को स्वीकार करते और सरेआम कहते हैं, और ये होना चाहिए। लेकिन कोफ्त होता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और वो इतनी इनसिक्योरिटी है कि आपका कोई काम इतना लोगों को पसंद आ रहा है लेकिन उसके बारे में तारीफ नहीं कर सकते या परेशानी। मुझे नहीं लगता, मैं तो इसको कोफ्त भी नहीं, इरिटेशन भी नहीं, दुख भी नहीं, मैं उस सब लेवल से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे जो अपने हैं, मेरे दर्शक हैं, मेरे चारू मल्लिक हैं, मेरे आप हैं, मेरे मीडिया है, वो मुझे प्यार करते, वो हमेशा मुझे याद दिलाते, हमेशा मुझे बताते हैं। जो मेरे अपने हैं वो मुझे सर आँखों पर बिठाते, तो मुझे अच्छी लगती है ये बात। और मैं ये सोचती हूँ कि, और इसीलिए एकमात्र दोस्त बनाई है इतने साल में चारुल मलिक। इसलिए मैं कह सकती हूँ उनको, चारुल मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है। चारुल मुझे कह सकते हैं रुपल जी, दोस्त होके भी वो रुपल जी बोलती है, क्योंकि उम्र में उससे बड़ी हूँ, तो वो मुझे सम्मान देती है, अच्छा लगता है। हम दोस्ती में पहले ही दोस्त को भूल जाते हैं, हम दोस्ती में पहले ही दोस्त से जेलस हो जाते हैं, हम दोस्ती में दोस्त से ही पहले ना अपनी कंपैरिजन करने लग जाते हैं, तो वो दोस्ती नहीं है। इससे मैंने कहा ना, मैं बहुत प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने का प्रयास करती हूँ। काम की जगह पर मेरे सभी को आर्टिस्ट, मेरे प्रोड्यूसर, चैनल, मेरे सबके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल, टचवुड, बहुत ही प्यारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। मैं कभी भी कहीं भी मिले बड़े प्रेम से मिलती हूँ, पर अगर दोस्ती की बात करें तो एकमात्र चारुल मलिक मेरी दोस्त है। इसलिए क्योंकि अनफिल्टर्ड जो सच है, वो किससे दोस्ती करें हम, आप बताइए ना। 4 लाइन अगर हमारे ज़्यादा है, और अगर सामने वाले के एक ही लाइन है, तो वहाँ परेशानी पैदा हो जाती है। इतने सालों बाद मैं ये पहली बार बोल रही हूँ, पर फिर भी मैं समझती हूँ, ठीक है। आपकी अदायगी ऐसी है, आपका पर्सोना ऐसा है कि लोग वो जो क्या होता है ना कि खोखा चना बाजे घना बोलते हैं ना, कि वो अंदर से अगर जितना आधा अज्जल गगरी छलकत जाए बोलते हैं, कि आप अंदर से अगर
कंटेंट नहीं हो, अंदर से पूरी तरीके से आप ट्रेनिंग और अपनी आत्मविश्वास से लवरेज नहीं हो, तो आप दूसरे को देख के इसी तरीके से इनसिक्योर हो गए। आप रसोड़े में कौन था परफॉर्म करते हैं, स्टेज पर करते हैं, अवार्ड फंक्शन में करते हैं, और कहाँ है रूपल पटेल आपके फंक्शन में? वो कलाकार अगर गलती से सामने दिख जाए तो आपको लगता है कौन है ये? दोगलापन से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है आशीष, ये अच्छा रखना पड़ता है। ये अच्छा रखोगे ना तो बिना सोशल मीडिया के भी आप अच्छा काम कर पाओगे। वो इसलिए क्योंकि आप फोकस्ड हो, आपको पता है ये अभिनय करना है, ये रोल करना है, घर जाना है। पर मन में 10 चीज़ें रखोगे तो ना अभिनय ठीक से होगा, ना दोस्ती ठीक से होगी, ना प्रोफेशनलिज्म ठीक से होगा, ना पर डे ठीक से आप जस्टिफाई कर पाओगे। मैंने भी शुरू में 12 घंटे दिए, 14 घंटे दिए, 16 घंटे दिए। अब ऐसा समय आया है कि चाहे चैनल हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो, बड़े आराम से मुझे 8 घंटा करते हैं, क्योंकि 8 घंटा में आशीष जब तक चेंज ना हो मैं आप सेट सेट पे छोड़कर रहते हैं, नहीं ये जाती हूँ। फेमस है आपके बारे में, सब आपके जानते हैं। आप अपने कितने भी जर्नलिस्ट फ्रेंड से भी पूछ लीजिए जो सेट पर आते नहीं, ये हैं या जो भी विख्यात आते हैं हैं, आप इसके लिए, सब मैं जानते हैं। यस मैं सेट पे ही मिलूंगी। और अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ और अगर मैं बैठी हूँ और मैंने देखा कि कोई एक न्यूज़ वाले कोई भी बंदा आया है, मैं उस बच्चे को कभी खड़ा नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं उसमें भी अपने बच्चे को देखती हूँ कि उसका काम है इसलिए आया। और मैं देखती हूँ मेरे सेट पे कितने सारे कलाकार बेमतलब उनको 2 घंटा 4 घंटा पैकअप तक रुकाए रखेंगे। क्यों? टू शो द स्टेटस। नहीं, वो बेचारा अपना काम करने आया है, उसको और 10 जगह 10 लोगों के बाइट करके बाद में उसको ऑफिस जाना है, उसको पाइल अप करना है, उसको पता नहीं उसका पोस्ट प्रोडक्शन करना है, आई डोंट नो, जो भी काम होता है वो करना होता है। तो मैं ना उसी 8 घंटे में मैं अपने बाइट्स भी देती हूँ, उन बच्चों को खड़ा भी नहीं रखती हूँ, मैं अपने डायलॉग्स को भी लर्न करके आती हूँ। मैं चेंज हार्डली 10 मिनट्स, कोई भी हैवी लुक को हार्डली 8 to 10 मिनट्स। और ये मैं उनको कह देती हूँ कि आपने चेंज बोला है, मैं 10 मिनट में खुद से आऊँगी, किसी भी एडी को मत बुलाना। वो एडी भी बेचारा बच्चा है, 10 आर्टिस्ट का सीन है, 10 को 10 बार ठोकने जाएगा, आइए आइए। उसके भी पैर है जैसे मेरे पैर है, उसको पूरा दिन काम करना है। सबके लिए सोचे, पॉजिटिविटी रखे तो प्रोजेक्ट अच्छा होगा। रूपल जी, हर कोई इतना एम्पैथेटिक नहीं होता, इतनी होना एम्पैथी चाहिए। आपके माध्यम से मैं बड़े कड़क शब्दों में बोलती हूँ, होना चाहिए। यही चीज़ तो एब्सेंट है अभी इंडस्ट्री से, जो आप जैसे लोग हैं वो उनकी वजह से बची हुई है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं, ऑन कैमरा नहीं बोल रहे हैं, हम जानते हैं आपको, रियल लाइफ में भी आप वैसे ही हैं जो आपने जिस तरीके से पर्सोना, एक गरिमा आपने बनाई रखी है। आप कोकिला बहन और आप में, रूपल जी में क्या सिमिलैरिटीज देखते हो? डिसिप्लिन्ड, शिस्तता है, सच्चाई है, निडरता है, सही को सही, गलत को गलत कहने की क्षमता भी है और हिम्मत भी रखती हूँ। आपसे रूपल जी, मैं आपकी जर्नी देख रहा हूँ, शुरुआत इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स और बहुत सारे लोग, ये बहुत ही क्लीशे सवाल भी होगा, बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि फिल्मों में जब इतनी अच्छी शुरुआत हुई तो फिल्मों में कम काम क्यों किया? उसका क्या जवाब दोगे आप? अच्छा, मलिक साहब बहुत गुस्सा होंगे मैं जवाब दूंगी तो, लेकिन आप मैं ये दीजिए। ज़रूर कहूँगी, बुलाहट नहीं हुई, बुलाया नहीं गया। मलिक साहब हमेशा ये कहते हैं, नहीं आपको तो बुलाया जाता है लेकिन आप नहीं करते हो, ये बोलना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ बुलाहट नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि बुलाते तो है, आप स्ट्रॉन्ग किरदार के लिए बुलाएं। 2 घंटे 1.5 घंटे की फिल्म, आपके हीरो और हीरोइन को आपको ज़्यादातर एक मौका देना है, क्योंकि उनके लिए ही लोग आते हैं। जैसा कि ये कहते हैं कि उनके ऊपर करोड़ों रुपए लगाए हैं और उनको देखने आते हैं, और उनमें वो मानता है कि उनको ही देखने लोग आते हैं, मान्य है। जब उसके बाद आप एक कैरेक्टर रोल होता है, उसके बाद बहुत सारे और कॉमेडी आर्टिस्ट होते हैं, ये होते हैं, तो आपके हिस्से जो काम आता है वो मैं देखती हूँ कि वो अगर स्ट्रॉन्ग है, दर्शकों के सम्मुख आने के लिए, एक उनको दिखाने के लिए अगर वो रोल सशक्त है तो ही मैं करूँगी, वरना नहीं। क्योंकि डेली सोप, अरे कौन सा इमोशन है, कौन सा ऐसा रूप है जो नहीं करने मिलता है हमें। संतुष्टि होती है डेली सोप करके कि हमें 9 रस जो सिखाए गए वो 9 रस हमें परफॉर्म करने का मौका देता है डेली सोप। हमें वो दर्शक प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, उनके समकक्ष हमको बिठाते, टीवी में उनके घर में बिठाते। फिल्म में अगर किरदार भी उतना प्यारा नहीं है, उसका ड्यूरेशन भी उतना अच्छा नहीं है,
तो फिर वो करने का मुझे कोई तात्पर्य नज़र नहीं आता है। हाँ, अगर कोई ऐसा सशक्त प्रोड्यूसर डायरेक्टर आ जाए और जो हिम्मत दिखाए कि हाँ भाई, ये इतना बड़ा किरदार है, आप करिए, तो क्यों नहीं करेंगे हम? टीवी का जो पेनिट्रेशन है, जो इम्पैक्ट है, वो फ़िल्म से कहीं ज़्यादा है कहीं भारत ज़्यादा में। है। लेकिन कई फ़िल्मों के लोगों को मैंने देखा है या कास्टिंग डायरेक्टर्स को देखा है, बहुत सारे टीवी के मेरे कई दोस्त हैं, वो ये कहते हैं, वो एक टैग लगा दिया जाता है कि ये टीवी डेली सोप के लोग हैं, ये टीवी के लोग हैं। ऐसा आपके कभी फ़ील होता है, जब ये कास्टिंग और इन सब चीज़ की बात सबसे आती है? पहले तो आपके सवाल पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो ये लोग कहते हैं अरे ये टीवी के लोग हैं, तो वो ये सवाल क्यों नहीं करते कि टीवी के पिक्चर के बॉलीवुड के महारथी टीवी पर क्यों आते हैं? वो अपनी रीच के लिए आते हैं, अपने वो फैन फॉलोइंग मासेस को पकड़ने के लिए आते हैं। नए अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करने आते हैं, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए आते हैं। तो जब टीवी इतना सशक्त माध्यम है और टीवी के ही 33 मार का कलाकार है, तो आप ये टैग देने वाले आप कौन होते हैं? लेट ऑडियंस डिसाइड कौन टीवी के आर्टिस्ट है, कौन फिल्म के आर्टिस्ट है, कौन क्या आर्टिस्ट है। ये सबसे पहले तो ये टैग लगाना ही गलत है, मूल रूप से ही गलत है। ऐसा हाल फिलहाल में कभी हुआ कि आप क्योंकि सीरियल्स में इतना टाइम देते हो और उसमें इतना ज़्यादा एनग्रॉस रहते हो, बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, कई बड़ी फिल्मों का या किसी का ऑफर आया हो और रिजेक्ट करना पड़ा हो या चला गया हो? मैं जब डेली सोप करती हूँ, ये मेरा नेचर है। मैंने जिस चीज़ को कमिट कर दिया है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आते हैं, मैं अटेंशन ही पे नहीं करती हूँ। जब अटेंशन नहीं पे करती हूँ, तो कभी पश्चाताप भी नहीं होता है कि मैंने इसकी फ़िल्म आई और क्यों मना कर दिया। उसकी फ़िल्म आई, बहुत बार ऐसा होता है, अरे इसकी फ़िल्म है, उसकी फ़िल्म है, ये बड़े प्रोड्यूसर है, ये बड़ा है, उसके आउटडोर फ़िल्म वो लोकेशन है और फ़ॉरेन में शूट है, ये है। मैं तो यही सोचती हूँ मेरा डेली सोप मेरा ये है, मेरे इतने एपिसोड जाने हैं, मेरी ये ज़िम्मेदारी है, नहीं कर सकती हूँ। हमने तो यही चीज़ अपने परिवार से भी सीखी है, एनएसडी से भी यही सीखी है, चारुल मलिक से भी यही सीखी है, डेडिकेशन और अपनी ज़बान, अपनी कमिटमेंट। आज मैंने कमिट किया आपका इंटरव्यू और कल को मुझे आ जाए इसी टाइम में मुझे ये आप आ जाओ, अगर आ गए मीटिंग करने फ़िल्म मिलेगी, सॉरी मैं तो नहीं जाऊँगी, मेरा तो ये कमिटमेंट है। जो बुला रहा है उसे समझना पड़ेगा कि आप अभी बुला रहे हो, तो आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा टाइम को लेके कि अभी वो व्यस्त है तो आपको बाद में बुलाना पड़ेगा। ये जो इतनी खूबसूरत सी जर्नी है, इतनी सशक्त, इतनी सिंपल लगती है, स्मूथ लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें उतार-चढ़ाव नहीं आए होंगे। सबसे बड़ा संघर्ष, चैलेंज क्या रहा? सबसे बड़ा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मैं सच बोलूँ, आज खुल के बताइए। मैं सच हुँ। बोलती हूँ, मैंने जो संकल्प लिया कि एक्टिंग करनी, उसके बाद मैं ना मतलब अच्छे एनएसडी फर्स्ट अटेम्प्ट, अच्छा मम्मी-पापा एक अटेम्प्ट में हाँ बोल दिया, बहनों ने हाँ बोल दिया बिकॉज़ आई डोंट हैव ब्रदर, तो बहनों ने हाँ बोल दिया, काका-काकी सब मतलब दादी भी हाँ, हाँ हो गया। फिर एनएसडी एक ही अटेम्प्ट, एनएसडी भी हो गया। फिर जो रोल किए वो सबने प तो प्रभु के आशीर्वाद, दर्शकों का प्यार है और मुझे लगता है अच्छे लोगों के ब्लेसिंग्स है ना, तो मेरी यात्रा ऐसी, ऐसी, नहीं, मैं ऐसी, इसीलिए ऐसी पूछ रहा हूँ रही। कि बहुत ही स्मूथ लगती है कि जो दृढ़ निश्चय किया जिस चीज़ में हाँ, उस प्रोफ़ेशन में गए, बेस्ट इंस्टीट्यूट में गए, बेस्ट लोगों के साथ हाँ, काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम स्मूथ रही होगी। सबसे बड़ा संघर्ष है अच्छा और सच्चा रहना। इस इसकी वजह से ये मेरे लिए संघर्ष है। कई बार लोगों को मतलब वो पचा नहीं पाते हैं कि इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी, इतना डेडिकेशन कैसे किसी के कई अंदर से बार आ नहीं, सकता है? ज़्यादातर पचा ही नहीं पाते हैं। फिर कैसे डील करते हो ऐसे लोगों से? काम करने जाती हूँ तो काम ही करती हूँ, क्यू देना है तो क्यू देती हूँ, डायलॉग बोलना है तो डायलॉग बोलती हूँ। 9 बजे का कॉल टाइम है तो 8:40 तक 20 मिनट पहले पहुँच जाती हूँ और अपने खुद के मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर जो भी हमारे हैं, मेरे स्टाफ है जो मेरे को इतना मदद करते हैं और उनके साथ तैयार होके समय से पहले सेट पे बैठ जाना, काम करना। अच्छा कोई कहता है अरे आज खाने में क्या, आज नाश्ता कहाँ से आज कॉफ़ी कहाँ से मँगाएँगे? अच्छा चारुल मलिक का फ़ोन आ रहा है, नहीं उठाना है। अच्छा ये क्या पूछ रहा है, ये सीन को लेके नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछना है, तो अलग चेयर लेके बैठ जाती हूँ। अच्छा थोड़ा 2 चेयर लेती हूँ क्योंकि हाइट लंबी है ना, तो पैर नहीं तो ऐसे हो जाते, तो थोड़ी ऊँची चेयर पे बैठती तो लोगों को लगता है ओह! 2 चेयर पे। तो मैं ना हाँ, तो मैं सोचती नहीं हूँ।
मैं ये सोचती हूँ कि प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया, उसका मीटर ऑन हुआ है, इतने चैनल, डायलॉग राइटर, प्रोड्यूसर सब ने लिखा है, डायलॉग लिखा है, एक सीन है, आज इतने सीन कंप्लीट करने, डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। तो मेरी थॉट प्रोसेस ना वहाँ पे जाती है, तो इस पे सोचती नहीं। तो जब सोचती नहीं तो असर नहीं करता है। पर कोई कुछ पूछता है तो सच बोलती तो उनके रिएक्शन देख के लगता है अच्छा ऐसा, चलो ना ठीक है। ये असर नहीं होने देती हूँ। पहले प्रभावित होती थी, अब नहीं होती हूँ। और उसमें इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने में भी चारुल का बहुत बड़ा हाथ है। रुपल जी, ऐसा होता है क्योंकि इतनी तकलीफ होती है आशीष, तकलीफ होती है, पर वो ओवरकम करती हूँ, हर बार ओवरकम करती हूँ, अपने आप को मजबूत बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं। और वो ऐसा होता है क्योंकि ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखती है, वो अंदर के आपके ना एम्पैथी, करुणा, दया, ये सब चीज़ों को नहीं देख पाते, इस ईमानदारी को। You're तो right. वो जो पर्सनालिटी है वो ओवर पावर कर जाती है और लोगों को उससे इनसिक्योरिटी होती है। जज करते हैं लोग, तो ऐसे अकड़ू है या ऐसे जज, ये मैं मुझे लगता है लोग जज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आप मेरे से जुड़े हैं, चाहे मेरे को आर्टिस्ट है, चाहे मेरे अपने हैं, चाहे मेरी फैमिली, चाहे मेरे फ्रेंड्स, चाहे कोई भी हो, बिल्डिंग के, परिवार के, जो भी, जिनके साथ हमारा आमना सामना होता है, तो वो तो हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, तो उनको पता है। अच्छा, मेरे दर्शक है जो मुझे पर्सनली नहीं जानते या मेरे साथ उतना इंटरेक्ट नहीं हुआ, तो वो मुझे मेरे किरदार से जानेंगे कि भाई हाँ ये तो स्ट्रांग है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे। पर जब आप जिनसे जुड़े हैं या जिनके साथ काम किया या जिनके साथ ऑन एंड ऑफ मिलते जुलते, अगर वो आपको ऐसा माने तो वो तकलीफ दे, और वो स्वाभाविक है। तो फिर कैसे दोस्ती होगी? तो फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही होगा ना। इसीलिए आप लोगों को फिल्टर करके रखते हो। बहुत गिने चुने लोग हैं जो दिल में आते और हैं। मैं प्रोफेशनली बहुत अच्छे से काम करती हूँ, पर जुड़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि जुड़ने के लिए फिर वो आत्मीयता, वो ईमानदारी, वो सच्चाई वो होनी चाहिए। फेकनेस बहुत है ना यस, तो ये बिल्कुल सही कहा कि सच्चा होना और अच्छा होना, यही एक संघर्ष रहा है। सफलता क्या है आपके लिए इतनी खूबसूरत सी जर्नी में? मुझे लगता है जो मन में है, जो दिल में है, वो ही ज़बान पे होनी चाहिए। दैट गिव्स यू सक्सेस। पारदर्शिता, सच्चाई, सामंजस्य। आपने बिल्कुल कहा ना, फेक वर्ल्ड में बोलते कुछ है, सोचते कुछ और है और करते कुछ और है, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। संतुलन, चाहे वो नेचर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे काम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, संतुलन, सच्चाई, अच्छाई, सच्चाई, सच, झूठ, बुराई, अच्छाई, सबका एक संतुलन हो, चीज़ें आसान होती हैं। इस समय का एम्बिशन क्या है आपका? अच्छे इंसान बने रहना है, अच्छा काम करते रहना है, अच्छे लोगों से जुड़ते रहना है, दैट्स ऑल। बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं आपके नए प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको क्या कहना चाहते हो? ज़रूर जुड़े रहती हूँ मैं। अच्छा, मैं चारुल के साथ जुड़ी हूँ, तो हमने एक रुपचा शुरू किया है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ और चारुल जी भी थक गई है मुझे बोल के कि सोशल मीडिया पे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आपकी सोच को सम्मान देती हूँ, तो रुपचा रील्स बनाते। तो एक नए आयाम में मैं जुड़ी हुई हूँ, तो रील्स बनाते हैं, या हम एक ऐसा कुछ कॉमिक जो मेरे किरदार से या मेरी एक पर्सनालिटी से बिल्कुल हटके अलग है। करते हैं, अलग कर है, उसको भी दर्शकों ताकि का लोगों प्यार। को एक नया आयाम भी आपका दिखे ना। यस वो इतनी यस, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के अलावा ये भी है, ये भी है। ये तो एक बचपना भी रुपचा, है, मासूमियत सो भी है। बिल्कुल रुपचा रील्स देखिए आप इंस्टा पर। तो मुझे लगता है कि इस तरह से नई नई चीज़ों से जुड़ रही हूँ। मुझे लगता है बहुत कोई बड़ा करने से एक अच्छा काम भी करो, वो बहुत बड़ी संतुष्टि देता है। सफलता की बात करता हूँ तो मेरे को एक चीज़ याद आती है, मैं उसको जम करके लेके आ रहा हूँ कि साथ निभाना साथिया स्टार परिवार अवार्ड्स, पहला साल सबसे आखिरी कतार में आप लोग हाँ बैठे थे, हाँ हाँ हाँ, और अगले साल कट्टू सबसे आगे। ये सफलता के मायने आप देखते हो? बिल्कुल। आप ईमानदारी से अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कीजिए, तो आपको सफलता मिलेगी और लोग आपको सम्मानित करेंगे। लेकिन जब आखिरी कतार में थे तब वो टीस हो रही एक थी पल क्या? के लिए हुई,
लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, बिल्कुल जो हमसे पहले जो शो है और वो अच्छा कर रहे हैं तो ये उनका हक है। वो समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। हम आते साथ ही ये बोले इसका पर डे इतना है, ये 8 घंटा, मैं 12 घंटा, इसको इतना पैसा, उसको ये रोल, इसका 4 डायलॉग। पहले अपने आप को हमें साबित करना है, हमें तो साबित करना है ना। और वो आप लोग की मेहनत ही थी कि अगले साल कट टू 1 साल बाद सबसे आगे वाली रो में बैठे। रश्मि मैम को भी सलाम, पवन सर को सलाम और मेरे को आर्टिस्ट को सलाम, और सबने मिलके जो बैटिंग की है, हम सब बहुत खुश होते थे। हम रिहर्सल्स करते थे, हम खूब खूब खुश होते थे, हम मस्ती में हम करते थे कि ये ऐसा सीन है, वे वैसा सीन है। अच्छा, मैं हर सीन को बड़ी शिद्दत से करती थी, मुझे जल्दी हंसी नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं बहुत कन्विक्शन के साथ करती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। मेरे और अहम के सीन, मेरे और गोपी बहू के सीन, या मेरे और उर्मिला मैम के सीन बड़े अच्छे, बहुत आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड फॉर सच सीन्स। मुझे अच्छे सीन्स करना, अच्छे को आर्टिस्ट के साथ काम करना, मतलब आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। और जब वो ऐसे सीन आते थे, वो लैपटॉप गोपी हाँ, बहू धो रही है या आपके रसोड़े वाले जो डायलॉग्स हैं, तो अंदर में क्या चल रहा होता था? ये लग रहा होता था कि ये इतने सालों के बाद में, मतलब वो शूट कब हुआ, ऑन एयर कब हुआ, और कोविड के दौरान वो सब लोग देख देख के उसको मजे ले रहे हैं, उसको देख के आनंद ले रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ना ऐसे हंसी नहीं आती, मैं जब कर भी रही थी ना, तो मेरे कुछ एक को आर्टिस्ट, स्वाभाविक है कि मतलब हंसी आएगी। अब गोपी बहू जिया खुद भी इतनी पढ़ी लिखी है और उसको लैपटॉप धोना है, तो उसको भी तो हंसी आ ही रही थी, अहम थे या कोई। लेकिन मैंने यही सोचा, वही एनएसडी की ट्रेनिंग है रियली। मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे टीचर्स का, एनएसडी का। हमको यही सिखाया गया था, आपका काम है शिद्दत से करना है। तो मैं ना बड़ी मेकअप रूम से ही सोच के आई थी कि अच्छा ये बड़ा ये सीन है, ये धो रही है, वो मुझे देखना है, ये करना है, तो मुझे हंसी नहीं आती है। मैं बहुत श्रद्धा से और बहुत डेडिकेशन के साथ करती हूँ, बहुत सारे लोग क्योंकि जब मैं खुद अगर उसको हंसी मजाक से करूंगी तो दर्शक तक कैसे पहुंचेगा। और कई लोग ना ऐसे सीन्स को लेके फिर वो रिग्रेसिव और ये सब बताने लगते हैं हाँ टीवी हाँ को। हाँ 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 हाँ। तो किस सेंस में रिग्रेसिव है, मुझे मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मतलब हमें तो, आप किसी चीज को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए आपको उसकी जड़ तक तो जाना पड़ेगा ना। जड़ अगर रिग्रेसिव नहीं रही होती तब तो आप प्रोग्रेसिव दिखाओगे ना। तो आपको तो उसकी पूरी यात्रा दिखानी पड़ेगी ना। तो उस यात्रा में अगर एक एक ऐसा किरदार, अनपढ़ गवार, अरे वो तो उस जमाने में होता था, अब थोड़ी ऐसा है। पर अब जो है वो दिखाने के लिए उस जमाने में जाना पड़ेगा। उस किरदार, वो कैसा किरदार था और वो अब कहाँ तक पहुंचा। डेली सोप तो यात्रा दिखाता है ना, तो वो तो दिखाना ही पड़ेगा। पूरी यात्रा, पूरी जर्नी दिखानी पड़ेगी आपको। आप प्रधानमंत्री से मिल पाए कभी? नहीं, मैं उनसे नहीं मिली हूँ, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है मैं उनसे नहीं मिली। वो जो इतना सुंदर काम कर रहे हैं, उस काम को, उस डेवलपमेंट को, उस प्रगति को देख के, उस विकास को देख के लगता है कि हम तो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, वो रसोड़े वाला वो डायलॉग बोलिए, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग आपके चाहने वाले डांटेंगे, वो बोलेंगे कि आपसे वो बुलवाया नहीं, तो एक एक छोटा सा अपने अंदाज कल में। मेरी साड़ी पर जूस गिरा था, मैं दोबारा स्नान करने गई थी, तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। डर गए। मैंने बोला रुको, बनाती हूँ, उससे अच्छा इसी को डराओ। क्या और कंठस्थ है यही है। आपको, मजा आ गया। और कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था, मैं दोबारा स्नान करने गई थी और तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी। हाँ, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? राशि ने कुकर में से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि ये लाउड क्या है, ये अंडर क्या है,
किरदार किरदार है, सिचुएशन सिचुएशन है, सिचुएशन में ज़ोर से पूछना है, किरदार कड़क है तो बोलना है। तो लाउड और अंडर कुछ नहीं होता है, अच्छा और बुरा होता है। बिल्कुल। उसी डायलॉग को मैंने कहा है अलग तरीके से, क्योंकि किरदार अलग है, सिचुएशन अलग है, माहौल अलग है। तो आप किसी को ये मत कहिए ये लाउड एक्टिंग है, ये अंडर एक्टिंग है, ऐसा नहीं हो। पहले एक्टिंग क्या है ये सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उस पर ज्ञान दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, आपकी जो एक्टिंग है वो इतनी प्रभावशाली है कि वो तुरंत रिएक्शन रोंगटे खड़े कर देती है। माफी चाहती हूँ नहीं, आशीष, माफी आपको नहीं। डराया, क्योंकि मुझे समझाना था ये नहीं। जो ये धारणा रखते हैं। मेरी और चारुल की भी बहुत बार डिस्कशन होती है, ओवर अंडर क्या होता है, ये कुछ नहीं है ऐसा, अब ओवर अंडर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। लोगों दर्शक के को दर्शकों के एक्टिंग दिल तक, पसंद आती हाँ, है या ना पसंद आती है। वो मैटर मुझे आपका इन्वॉल्व है। इंटरव्यू पसंद आया, अब क्यों आया, कैसे आया, ये नहीं, पसंद आया तो आया, वो वाइब्रेशन से वो आपको फील करना होगा।